डिसाइड की है, क्योंकि ये बहुत अहम क्वेश्चन है प्रेसी का। इसको पहले हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आगे जाके हमने इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। मैंने कहा पहले ये क्वेश्चन पढ़ा लेता हूँ, फिर दो और क्वेश्चंस, पंक्चुएशन और सेंटेंस करेक्शन, वो भी बहुत अहमियत के हामिल हैं, उनको इसके बाद पढ़ूंगा, ताकि फिर ये आगे डेली बेसिस पे हम इसकी प्रैक्टिस करते रहें। और दूसरा, आप थोड़ा सा मुझे रिमाइंड करवा दें कि आपकी वोकेबलरी का आई टेस्ट था या कल है वोकेबलरी और पेयर ऑफ वर्ड्स का? हम इसको अनम्यूट करके जरा मुझे बता दें। सर सर कल है जी, टेस्ट। अच्छा कल है, ठीक ट्यूसडे को आपने ठीक बताया था कि नेक्स्ट ट्यूसडे को होगा इंशाल्लाह। ठीक ठीक है, थैंक यू थैंक यू। अच्छा डियर स्टूडेंट, आज के क्वेश्चन जो प्रेस से हम पढ़ेंगे, अब तमाम के तमाम लोग अपनी नोटबुक्स अपने साथ रखें। तमाम की ये आज शायद मैं टोटली डिफरेंट वे से आपको पढ़ाऊंगा। अगेन ये एक मैंने रिकॉर्ड लेक्चर किया हुआ है, इस वजह से ज्यादा डिस्टॉर्शन ना हो। मैं भी आपके साथ ही बैठा हूं, इसको सुन ही रहा हूं। तो आपने आज आपके जो कंसेप्ट्स हैं उनको बहुत ज्यादा क्लियर करना है, ठीक है? और आपने जितनी भी चीजें हैं उनको समझना है, उनको लिखना है। इसका क्वेश्चन आंसर जो होगा वो हम एंड पे करेंगे। लेट मी स्टार्ट दिस वन। और आपको बेसिकली आज बहुत से कंसेप्ट के मुतालिक मैं बात करूंगा। मैं समरी राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, इन चीजों को आपने समझने की कोशिश करनी है, कंसेप्ट समझने की कोशिश करनी है। और जिस समय मेरे स्टूडेंट आपके कंसेप्ट ठीक हो गए ना, फिर देख रहे हैं इंशाल्लाह प्रेसी में बहुत ज्यादा नंबर आएंगे। अगर वॉइस के अंदर कोई डिस्टॉर्शन जो कोई इशू हो तो आपने मुझे बताना है, कमेंट्स में लिख देना। My dear son, this is the question that will decide your future as well. Because this question is consisted on 20 marks, और बहुत से लोग सिर्फ इसी क्वेश्चन की वजह से फेल होते हैं। और वो एक्चुअली इस वजह से फेल होते हैं क्योंकि सीएसएस के बहुत से बच्चे ये समझते हैं कि अगर आप प्रेसी में पास हैं तो पास हैं, अगर प्रेसी फेल है तो आप फेल हैं। ऐसा पहली बात है, होता नहीं है। क्या प्रेसी के 100 मार्क्स तो नहीं है, प्रेसी के 20 मार्क्स हैं। और मैं बहुत से ऐसे भी लोगों को जानता हूं जिन्होंने प्रेसी का क्वेश्चन करते हुए, इनकी इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन का पेपर अटेम्प्ट करते हुए, ड्यू टू पुअर टाइम मैनेजमेंट, वो प्रेसी उन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं किया, फिर भी उनका सीएसएस पास भी हुआ है। ना सिर्फ पास हुआ है बल्कि उनकी बहुत अच्छे ग्रुप के अंदर लोकेशन भी हो गई है। अच्छा माय डियर फ्रेंड, लेट मी, मैं सबसे पहले तो इसको डिफाइन करूंगा और फिर मैं इसके ऑब्जेक्टिव पे जाऊंगा। बट बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टॉक अबाउट two concepts. One is summary writing and the second one is pressy writing. You are used to the summary writing since your, early classes. And they are so close to each other as well. दो concept हैं, एक को हमने pressy writing कहते हैं, दूसरे को हम summary writing कहते हैं। और ये summary writing जो है, आप since your early classes, you are used to this one. आप इसको पढ़ रहे हैं, अपनी early classes से इसको पढ़ रहे हैं। और आप इसी प्रेसी राइटिंग को भी समरी राइटिंग के वे में करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम। समरी और प्रेसी का ऑब्जेक्टिव तो एक ही है ना। ऑब्जेक्टिव क्या है कि दे बोथ हैव बीन रिटन इन ऑर्डर टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ अ पैराग्राफ। काम तो दोनों का एक ही है। और काम क्या है कि ये दोनों इस वजह से हम लिखते हैं ताकि आपके एक पैराग्राफ की जो लेंथ है उसको कम किया जा सके। लेकिन जब तक इन दोनों को आपको डिफरेंस का नहीं पता होगा तब तक मुमकिन ही नहीं है कि आप इसमें अच्छे नंबर ले सकें। और मैं जब भी स्टूडेंट्स के पैसेज देखता हूं तो मुझे वो प्रेसी राइटिंग से ज्यादा समरी राइटिंग नजर आती है। आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते। My dear son, this summary writing and pressy writing, they are absolutely different from each other. अगर ये एक दूसरे से मुख्तलिफ ना होते समरी राइटिंग और प्रेसी राइटिंग, तो फिर तो एक कंसेप्ट होना चाहिए था, या वो समरी राइटिंग होनी चाहिए या वो प्रेसी राइटिंग होनी चाहिए। सो वी हैव टू कंसेप्ट, हमारे तो दो कंसेप्ट हैं। मैं सबसे पहले तो इनको डिफरेंशिएट करूंगा। आप में से कोई है जो मुझे बताएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन समरी एंड प्रेसी राइटिंग? एनीवन अमंग यू?
क्या फर्क है इन दोनों के अंदर? जी सैफ, आप मुझे बताएं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन समरी राइटिंग एंड प्रेस राइटिंग? सर जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग, सर मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है सर। सर जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, समरी थोड़ी सी बड़ी होती है, प्रेस थोड़ी सी छोटी होती है, और समरी जो है वो हम वर्ड्स वही रखते हैं, प्रेस में हम वर्ड्स चेंज कर लेते हैं। प्रेसी के अंदर हम वर्ड्स चेंज करते हैं, समरी में वर्ड्स वही रखते हैं। अच्छा, एनी अदर डिफरेंस? सर फिलहाल मेरे ज़हन में नहीं आ रहा है। जी सर मोहम्मद समरी के अंदर सर, अच्छा सर एक समरी मिनट, में अपना सर मोहम्मद शेर हैंड रेज करना है, फिर मैं अलाउ करूंगा। चलें आप करें करें करें, आप करें मोहम्मद शेर, बताएं। सर समरी के अंदर जो है इम्पोर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट जो भी चीजें हैं वो सारी आप मेंशन करेंगे, जबकि सर प्रेसी के अंदर जो सिर्फ मेन आइडिया जिसका क्रक्स होगा उसी वो सिर्फ आप लिखेंगे। अच्छा, और क्या डिफरेंस है? एनी अदर डिफरेंस अपना मोहम्मद शेर? बाकी सर वो उसमें आप जो है उसके वर्ड्स आप ले सकते हैं पैसेज के अंदर से भी, और इसमें जो है सर आपके अपने वर्ड रीडर के जो है अपने राइटर के अपने वर्ड्स होंगे सारे, और इसको लाजमी जो है सर ये 1/3 होगी। समरी जो है उसकी लेंथ डिफाइन नहीं होती। जी किरण, किरण आप बताएं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू कांसेप्ट्स? सर आई थिंक ये जो समरी होती है उसमें आप एग्जांपल्स भी कोट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग प्रेसी में नॉर्मली एग्जाम्प्ट कर देते हैं। दूसरा यही बात जो 1/3 वाला रूल था, मोस्टली हम प्रेसी में तो ये अप्लाई करते हैं, बट समरी में एप्लीकेबल नहीं होता। एनी अदर डिफरेंस? जी सर मेरी तरफ से यही था। जी फराह मुश्ताक आप बताएं। सर मेरे ख्याल से जो प्रेसी है उसमें हम एग्जाम्पल और जो एक्सप्लेनेशन होती है उसको ओमिट कर सकते हैं, मतलब कि उसको प्रिसाइज करके और एग्जैक्टली उतनी नहीं लिखनी होती हमने। तो समरी मेरे ख्याल से इंफॉर्मेशन को ओमिट नहीं करते, प्रेसी में ओमिट करते हैं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन समरी में नहीं एक्स्ट्रा करते। इंफॉर्मेशन को कर सकते हैं। जी जी मोहम्मद अवैस आप बताएं। अस्सलाम सर। जी अवैस Sir, I think the main difference between Prezi and summary is in Prezi we use the same structure which we have in original passage. While in एक मिनट, what does mean by structure? सर जो उसका जो टेंस यूज हुआ होगा वो वही हम रखेंगे, और जबकि समरी में इसको हम फॉलो नहीं करते। समरी में हम मतलब कि जिस तरीके के हम कंफर्टेबल फील कर रहे हो उस तरीके से हम जा सकते हैं। नहीं, आपकी कंफर्टेबिलिटी नहीं ख्याल रखा जाता, आप उसी टेंस में लिखते हैं दोनों के अंदर जिसमें ओरिजिनल पैसेज लिखा जाए। अच्छा माय डियर फ्रेंड, मैं अगर एक ओपिनियन इससे निकालूं ना, so I am totally convinced that you do not know the difference between summary and pressy writing, and this is the reason failure की वजह यही है कि in examination every student they write the summary rather than the pressy writing। आप तो summary writing लिख के आते हैं, हमें से एक भी नहीं है जो pressy writing लिख के। My dear friend, they are absolutely different from each other, इस वजह से नंबर नहीं आते। अब 2-3 आप लोगों ने, let me clarify what is the difference। My dear friend, difference number 1, in summary writing you are supposed to reduce the length of the passage, but the length is not determined। 1/4 भी हो सकती है, 1/5 भी हो सकती है, 1/2 भी हो सकती है, but in pressy writing it must be 1/3 of the original text। लेंथ डिटरमिनेंट है, एंड सम टाइम इट माइट बी 1/4 एज वेल। मैं बताता हूँ 1/4 कब होती है। चलें, ये तो आप मुझे बता रहे थे। जैसा डिफरेंस नंबर 2 आप में से किसी भी ने मुझे सही नहीं बताया, और रियल डिफरेंस नंबर 2 है। आप तमाम लोगों ने रिपीट किया, उन्होंने कहा कि सर इन प्रेस राइटिंग वी विल चेंज द वर्ड्स, will not use the words of the original passage, but in summary writing we can use। एग्री यहां तक? But yes sir, you are not supposed to change the words। आपने अल्फाज नहीं चेंज करने, you are supposed to change the sentence structure। मतलब एक जुमला आप तमाम लोग अभी लिखें, एक जुमला लिखें। मेरा सेंटेंस है कि पाकिस्तान was made in 1947। सबने लिखना है पाकिस्तान was made in 1947। पाकिस्तान was made in 1947 तमाम लोगों ने लिख रहे हैं इसको। माय डियर, आप क्या करेंगे? जब मैं आपको इसको कहूंगा ना, इसको अपने अल्फाज में लिखें,
अब सब कह रहे थे ना प्रेसी अपने अल्फाज में, आप अपने अल्फाज का क्या करेंगे? आप लिखेंगे पाकिस्तान वाज क्रिएटेड इन 1947, आपने मेड को क्रिएटेड से चेंज कर दिया, बट दिस इज नॉट प्रेसी राइटिंग, ये तो कॉपी पेस्ट है। दरअसल प्रेसी राइटिंग के अंदर, चलें इसको मैं एक और एंगल से आपको वजाहत करता हूं। हम कहते हैं प्रेसी राइटिंग के अंदर आपने कंपोजिशन करनी है, अपने अल्फाज में मैसेज को कन्वे करना है। बट सर कंपोजिशन का मतलब ये होता है कि जो एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है उसको एक नए अंदाज से लिखो, बट द मीनिंग मस्ट रिमेन द सेम, बट दिस डज नॉट सीम दैट यू हैव टेकन दिस सेंटेंस फ्रॉम द ओरिजिनल वन। ओरिजिनलिटी नजर आनी चाहिए। अगर मैं इसको लिखूं ना, तो या प्रेसी राइटिंग हम लिखते हैं ना, आपने वर्ड्स को नहीं चेंज करना है, वर्ड्स को भी चेंज करना है। यू आर सपोज टू चेंज द सेंटेंस फॉर्मेशन, आपने सेंटेंस को ब्रेक करना है, आपने उस पूरे के पूरे सेंटेंस को एक नए अंदाज में लिखने की कोशिश करनी है। आपको पता है अगर मैं इसको कहूं ना, मुझे कोई कहे कि सर आप इसको अपने अल्फाज में लिखें, पता है मैं इसका क्या लिखूंगा? मैं इसके लिए एक रूल होता है, जो ये कंपोजिशन जो है ना, इसके लिए एक रूल है, मैं रूल बताता हूं। शायद मैं इसको ये लिखूंगा, द ईयर 1947 was known for the inception of Pakistan। जो बताएं, आई हैव रिटन अ न्यू सेंटेंस विद द सेम मीनिंग। माय डियर फ्रेंड, जब आपने अपने अल्फाज है, इसको बेसिकली इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिशन। कंपोजिशन के 3 रूल्स हैं, ये नोट कर लें। रूल नंबर 1 ये है कि यू आर सपोज टू चेंज एवरी वर्ड एक्सेप्ट द नाउन। आप तमाम अल्फाज चेंज करेंगे, नाउन के अलावा, हेल्पिंग वर्ब के अलावा, प्रीपोजिशंस के अलावा आप तमाम के तमाम अल्फाज को चेंज करेंगे। मेन के वर्ब भी चेंज करेंगे, एडजेक्टिव भी चेंज करेंगे, एड वर्ब भी चेंज करेंगे। ये 3 मेन अल्फाज चेंज होते हैं। नाउन कभी भी चेंज नहीं होता, क्योंकि कभी भी किसी भी नाउन का कभी भी 100% कोई सिनोनिम नहीं होता। कुछ नाउन चेंज हो जाते हैं, लेकिन मेजर नाउन चेंज नहीं होते। अब पाकिस्तान तो चेंज नहीं होगा। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 ये है, इन योर सेंटेंस, जो आप सेंटेंस बना रहे हो, योर फर्स्ट 3 वर्ड्स may not match with the first 3 words of the original sentence। कि जो कुछ आप लिख रहे हो, आपके पहले 3 सेंटेंस ओरिजिनल सेंटेंस के 3 वर्ड्स ओरिजिनल के साथ नहीं मैच करने चाहिए। मतलब देखा ना, मेरा जुमला है पाकिस्तान वाज मेड, जब आप लिखेंगे तो आपके पहले 3 वर्ड्स के अंदर पाकिस्तान का जिक्र भी नहीं होना चाहिए, वाज का भी जिक्र नहीं होना चाहिए, मेड का भी जिक्र नहीं होना चाहिए। सीएसएस के अंदर एक पैसेज आता है कि इनवी इज द वर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, और हम ऐसे ही शुरू करते हैं इनवी। तो ये तो आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। आपने तो क्या किया, आपने तो 2-4 अल्फाज चेंज कर दोगे। 2-4 अल्फाज से प्रेसी नहीं बनती। मैंने रूल आपको बताया, माय डियर सर, यू आर सपोज टू चेंज द सेंटेंस, कि आपने उस सेंटेंस को ब्रेक करना है और उसकी जगह एक नया सेंटेंस लिखना है, बट दैट न्यू सेंटेंस मस्ट कन्वे द सेम मीनिंग्स। उसके लिए मैंने रूल्स बताए। मैंने पहला रूल्स ये बताया कि अब यू आर सपोज टू चेंज एवरी वर्ड एक्सेप्ट नाउन। Rule number 1, rule number 2, your first 3 words may not match with the original 3 words. And rule number 3, meaning must remain the same। आपके मीनिंग 100% सेम होने चाहिए। ये इसको हम कंपोजिशन कहते हैं। देखो ऐसा करेंगे तो आप, और रीडिंग कंप्रीहेंशन की भी यही बात है। हम क्या करते हैं, हम 2-4 अल्फाज को आइडेंटिफाई करके हम उनको चेंज कर देते हैं। वैसे तो नंबर नहीं आएंगे ना, आप तो कॉपी पेस्ट कर रहे हो। मैं 3 डिफरेंस बताए समरी और प्रेसी के। नंबर 1 मैंने कहा समरी की कोई लेंथ नहीं होती, प्रेसी की लेंथ होती है। नंबर 2, प्रेसी के अंदर आपने कंपोजिशन करनी है। कंपोजिशन का मतलब ये नहीं है कि आपने लफ्ज चेंज करने हैं, आपको पूरे का पूरा सेंटेंस पैटर्न ब्रेक करना है। और रूल नंबर 3, प्रेसी का टाइटल होता है और समरी का कभी भी कोई टाइटल नहीं होता। दे आर द 3 मेजर डिफरेंसेस। जब तक आपको समरी और प्रेसी के अंदर आप चीजों को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, माय डियर स्टूडेंट, तब तक आपको कभी भी प्रेसी लिखनी नहीं आएगी। फिर पता है क्या, आउट ऑफ 20 आपके 5, 6, 7 नंबर आ जाएंगे। मेरे नजदीक अगर किसी के प्रेसी के अंदर लेस देन 10 मार्क्स हैं तो वो फेल है। प्रेसी के अंदर डियर स्टूडेंट यू कैन गेट मोर देन 14 एज वेल। 12 से लेके 14 तक आपके नंबर होने चाहिए। अब मैं एक दफा दोबारा इसको डिफाइन करता हूं। अब चीजों को बड़ा मैं ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको बताने की कोशिश करता हूं। डियर स्टूडेंट, मैंने यहां पर लिखा है कि प्रेसी इज द ब्रीफ समरी of a paragraph in reader's word। मैंने कहा है ये summary, this is summary, but this summary must be written in the reader's words
and the paragraph is always consisted on 6 to 9 sentences. जैसे प्रेसी के अंदर जब भी पैराग्राफ आएगा वो बॉडी पैराग्राफ होगा। वो कौन सा पैराग्राफ होगा? वो बॉडी पैराग्राफ होगा। और आपको पता है पैराग्राफ के अंदर जो बॉडी पैराग्राफ होते हैं उसकी लेंथ हमेशा 6 to 9 सेंटेंसेस होती हैं। आप इसको घर जाके आज काउंट कर लें। आप जब भी प्रेसी पढ़ेंगे दैट मस्ट बी कंसिस्टेड ऑन 6 to 9 sentences, not more than this one. Minimum 6 and maximum 9, not more than 9. क्यों? क्योंकि इंट्रोडक्शन की तो प्रेसी बनती ही नहीं है, क्योंकि इंट्रोडक्शन तो ऑलरेडी किसी चीज की प्रेसी होता है। प्रेसी सिर्फ बॉडी पैराग्राफ की बन सकती है, और ये न्यूज़पेपर के जो आर्टिकल्स होते हैं इनकी भी प्रेसी नहीं बनती। My dear son, pressy has been added in CSS because your examiner is interested in 3 objectives. वो प्रेसी CSS के में इस वजह से ऐड की गई है क्योंकि आपका एग्जामिनर जो है ना, he is interested in 3 element. उसने आपकी 3 स्किल्स चेक करनी है। Number 1 is just not comprehension. Out of 20, 10 marks will go for comprehension. Just 20 में से 10 नंबर तो सिर्फ comprehension के हैं, और comprehension mean understanding. अब देखें ना, अगर आपको पैसेज की समझ ही नहीं आती, आपको पता ही नहीं चलता पैसेज के अंदर क्या लिखा हुआ है, तो मेरा ख्याल है फिर तो you will get 0 marks, तो फिर आपके कोई नंबर नहीं आएंगे ना। Number 1, my dear son, comprehension, and comprehension को मैंने क्या कहा है? Comprehension mean understanding. 20 में से out of 20, 10 marks will go for comprehension. कि क्या आपको एग्जामिनर क्या चेक करना चाहता है? आपकी comprehension, कि क्या अगर कोई चीज फ्यूचर के अंदर आप जब फ्यूचर ब्यूरोक्रेट होंगे, कोई चीज इंग्लिश में लिखी हुई आती है तो क्या उसकी आपको समझ भी आती है या नहीं आती? My dear son, 7 marks will go for composition. कंपोजिशन जिसको आप सेल्फ राइटिंग कहते हैं। सेल्फ राइटिंग ये नहीं होती कि आप 2 लफ्ज चेंज कर दें और आपका इंप्रेसिव बन गई है। माय डियर स्टूडेंट, उसी सेंटेंस को एक नए मेथड से लिखना पड़ेगा। मैं इसके आगे रूल्स बताता हूं। और जो हम हर वक्त कहते हैं ना जी 1/3, माय डियर स्टूडेंट, इट हैज ओनली 3 मार्क्स। 1/3 के सिर्फ 3 नंबर आए, और ये भी तब आएंगे जब ऊपर वाले पोर्शन आप ठीक करेंगे। सो सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव माइंड में रखें। माय डियर फ्रेंड्स, योर एग्जामिनर इज इंटरेस्टेड टू चेक योर कंप्रीहेंशन, योर कंपोजिशन। कंप्रीहेंशन, क्या आपको समझ आई है? जो कुछ समझ आया है क्या आपने उसको अपने अल्फाज में लिखा है? और नंबर 3 इज ब्रेविटी, जिसको आप कंसाइजनेस बोलते हैं। दुनिया के अंदर जितनी भी लिखी हुई चीजें होती हैं, एवरी टाइप ऑफ राइटिंग हैज 2 एलिमेंट्स। तमाम की तमाम जो राइटिंग्स है उसके 2 एलिमेंट हैं। हम एक को लेंथ बोलते हैं और दूसरे को हम कंटेंट बोलते हैं। वन इज नोन एज अ लेंथ एंड द सेकंड वन इज नोन एज अ कंटेंट। अब मसला यहां पे शुरू होता है। हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट? हम लेंथ कहते हैं नंबर ऑफ वर्ड्स को, और कंटेंट कहते हैं नंबर ऑफ आइडियाज को। जो भी, चाहे हिस्ट्री है चाहे फिलॉसफी है, 2 ही चीजें होती हैं ना। एक आर्गुमेंट्स होती हैं, नंबर ऑफ आइडियाज होते हैं या नंबर ऑफ इवेंट्स होते हैं, और दूसरा जो है वो नंबर ऑफ वर्ड्स होते हैं। हम बीइंग स्टूडेंट क्या करते हैं? हम माय डियर स्टूडेंट नंबर ऑफ वर्ड्स को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो 1/3 तो बन जाएगा ना। देखो, आपने नंबर ऑफ वर्ड्स को रिड्यूस किया इस चीज से मुबर्रा होके कि कौन सी चीज अहम है और कौन सी चीज कम अहम है। चले 1/3 तो हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर अहम चीज एक भी नहीं होगी, सबसे कम सपोर्टिंग डिटेल होगी। तो आप क्या समझते हैं? आपको प्रेसिक नंबर मिल जाएंगे। आपका काम ही नहीं है लेंथ को रिड्यूस करना। माय डियर स्टूडेंट, योर फंक्शन इज टू रिड्यूस द कंटेंट। आपका क्या काम है? आपने अपने कंटेंट को रिड्यूस करना है, नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स को रिड्यूस करना है, नंबर ऑफ आइडियाज को रिड्यूस करना है, नंबर ऑफ इवेंट्स को रिड्यूस करना है, तो आपकी लेंथ ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। कैसे? सबसे पहले तो डियर स्टूडेंट, जो प्रेसी के अंदर पैराग्राफ आता है, आपको उसकी कंपोजिशन का पता होना चाहिए। ये माय डियर स्टूडेंट, जब भी आपका पैराग्राफ आएगा, इट मस्ट बी कंसिस्टेड। आज जाके आप काउंट कर लें, इट मस्ट बी कंसिस्टेड ऑन 6 to 9 सेंटेंसेस। कभी भी 9 से ज्यादा सेंटेंसेस नहीं होंगे, और इन 99% इट मस्ट बी रिटन इन 1 कंटिन्यूअस पैराग्राफ। कितने सेंटेंस होंगे?
6 to 9 sentences होंगे and it must be written in one continuous paragraph. और वो 6 to 9 क्या होंगे? My dear friend, there should be one topic sentence, उसके अंदर एक topic sentence होगा। और ये भी 95% चांसेस होंगे your first sentence is known as a topic sentence. टॉपिक सेंटेंस को पहले मैं थोड़ा सा आपके लिए डिफाइन करता हूं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। Dear friend, this is the central line of paragraph and your paragraph always move around this one. ये आपके पैराग्राफ की सेंट्रल लाइन होगी और आपका पूरे का पूरा पैराग्राफ जो है इसके सराउंडिंग्स में घूमेगा। This is the first sentence and your whole paragraph, और इसके अंदर हमेशा दो चीजें होंगी। इसके अंदर एक सेंट्रल आइडिया होगा जिसको मेन सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल पॉइंट ऑफ डिस्कशन, और दूसरा एक टॉपिक ऑफ योर एसे होगा। कैसे? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सीएसएस की पेपर उठाता हूं, ये पेपर है 2011 का, तो इसके अंदर पहला सेंटेंस जो है वो ये लिखा हुआ है, द साइकोलॉजिकल कॉजेस ऑफ अनहैप्पीनेस इट इज क्लियर आर मेनी एंड वेरियस। तो उसका मतलब सेंट्रल आइडिया क्या हुआ? ये है कॉजेस ऑफ अनहैप्पीनेस। तो आपका पूरे का पूरा पैराग्राफ इन कॉजेस ऑफ अनहैप्पीनेस पे होगा। इसी तरीके से मैंने क्लास 6 बेसिकली मैंने ओ लेवल से एक पैराग्राफ लिया है, ये एक पैराग्राफ है, मैंने थोड़ा सा इसको कल्चर्ड किया है, और पैराग्राफ क्या है कि पाकिस्तान हैज मेनी एंड वेरियस कॉजेस, सॉरी, पॉवर्टी हैज मेनी एंड वेरियस कॉजेस इन पाकिस्तान। तो सेंट्रल आइडिया क्या हुआ? सेंट्रल आइडिया है वेरियस कॉजेस ऑफ पॉवर्टी। Yes, पूरे का दो, सो देयर शुड बी वन सेंट्रल आइडिया। टॉपिक सेंटेंस को हम कहते हैं सेंट्रल पॉइंट ऑफ डिस्कशन, और पूरे का पूरा पैराग्राफ इसके इर्द गिर्द घूमेगा। और मैंने दूसरा बताया कि 95% चांसेस ये होंगे दिस वुड बी योर फर्स्ट सेंटेंस। कभी कभार ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं भी होता। उसके बाद डिफरेंट इसके मिनिमम, उसके बाद इसके मेन आइडियाज होंगे। मेन आइडियाज का क्या मतलब है? डिफरेंट मेन आइडिया का मतलब ये है, मेन आइडिया का मतलब ये है, लैला आपके पास ऑलरेडी ये स्लाइड्स हैं। मेन आइडिया का मतलब ये है कि उसी टॉपिक सेंटेंस की मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 डायमेंशंस होंगे। आपके जो सेंट्रल आइडिया, जो सेंट्रल पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, उसकी फर्दर बाइफर्केशन जो होगी ना, उसकी जो डायमेंशंस होंगी, हम उन्हें मेन आइडियाज बोलते हैं। वो मिनिमम 1 होगा, सॉरी मिनिमम 3 होंगे और मैक्सिमम 5 होंगे। मैं आगे बताता हूं कैसे। अब इसकी डायमेंशंस क्या होंगे? फॉर एग्जांपल ये डियर स्टूडेंट एक पैराग्राफ है कि पॉवर्टी हैज मेनी एंड वेरियस कॉजेस। तो वो जितनी भी कॉजेस होंगी ना, वो मेन डायमेंशंस होंगी कि जितने भी वो कॉजेस लिखेगा। इसी तरीके से ये पैराग्राफ जो है, ये जितनी भी साइकोलॉजिकल कॉजेस होंगी सारी की सारी मेन डायमेंशंस होंगी। मैंने कहा मिनिमम डायमेंशन 3 होती है और मैक्सिमम आपकी डायमेंशंस 5 होती है। मिनिमम इज 3 एंड मैक्सिमम आपकी 5 डायमेंशंस होंगी। ठीक है? तो डियर स्टूडेंट वी हैव, पहली चीज मैंने आपको ये बताई कि हमेशा जब भी पैराग्राफ होगा ना, जब भी पैराग्राफ होगा, ये रूल है कि एक पहला सेंटेंस आप समझे टॉपिक सेंटेंस होगा, उसके बाद उसकी मेन डायमेंशंस होगी। उसके बाद क्या करेगा वो? उसकी जो मेन आइडियाज है ना, मेन आइडियाज को एलाबोरेट करने की सपोर्टिंग आइडियाज डालेगा। जो आपके मेन आइडियाज है ना, मीन के सपोज करते हैं आपका टॉपिक सेंटेंस देयर आर मेनी कॉज ऑफ पॉवर्टी, और पहली वो कॉज का कहता है कि इलिटरेसी इज द की कॉज। तो इलिटरेसी जो है ना, वो मेन आइडिया नंबर 1 है। अब आप इलिटरेसी की जितनी भी वजाहत करेगा वो सपोर्टिंग आइडियाज होंगे। हर मेन आइडिया की फर्दर बाइफर्केशन की जाती है, उसकी वजाहत की जाती है। उसके बाद दे मे गिव सम जस्टिफिकेशन, वो ऐड करेगा, कोई फैक्ट्स फिगर देगा, कोई कोटेशन देगा, उसको जस्टिफिकेशन कहा जाएगा। और एंड पे कभी नहीं भी कंक्लूडिंग सेंटेंस होता, और एंड पे वो जो डिस्कशन उसने शुरू की है उस डिस्कशन को क्लोज करेगा। आपका क्या काम है? माय डियर स्टूडेंट, आपका सिंपल एक ही काम है कि आपने 2 चीजें ऐड करनी है। आपने टॉपिक सेंटेंस ऐड करना है और मेन आइडियाज ऐड करने हैं। बाकी तमाम की तमाम डिटेल्स का आपने डिलीट कर देनी है
क्योंकि वो सारी की सारी सपोर्टिंग डिटेल होती है। इन दोनों से आपका मैसेज जो है वो कन्वे हो जाएगा। इसकी ये आप एक दफा इस पैराग्राफ को तमाम लोग गौर से पढ़ें और यहां से आप जरा आइडेंटिफाई करें कि कौन सा टॉपिक सेंटेंस है, कौन से मेन आइडियाज हैं, कौन से सपोर्टिंग आइडियाज हैं, कौन सी जस्टिफिकेशन है और कौन सा कंक्लूडिंग है। और यहाँ पे डियर स्टूडेंट मैं एक चीज बता दूं, ये जब भी टॉपिक सेंटेंस और मेन आइडिया जब भी बचेंगे ये हमेशा 1/3 ही होते हैं, ये बचेंगे ही 1/3। अब एक दफा इस पैसेज को मैंने ये क्लास 6 से लिया है, मैंने ओ लेवल से बेसिकली लिया है, इसको थोड़ा सा मैंने और आसान किया है। जरा इसको रीड आउट करें और यहां से आइडेंटिफाई करें कि कौन सा टॉपिक सेंटेंस है, कौन से आपके मेन आइडियाज हैं, कौन से सपोर्टिंग आइडियाज हैं, कौन सी जस्टिफिकेशन है, कौन का कंक्लूडिंग सेंटेंस है। So read them carefully. अच्छा डियर स्टूडेंट, मैं अगर इसको करूंगा ना तो माय फर्स्ट सेंटेंस इज टॉपिक सेंटेंस। इवन मेरे टॉपिक सेंटेंस के अंदर भी जो चीजें एक्स्ट्रा होंगी मैं उनको भी डिलीट कर दूंगा। तो मेरा पहला टॉपिक सेंटेंस है कि पाकिस्तान हैज मेनी कॉजेस, सॉरी पॉवर्टी हैज मेनी कॉजेस इन पाकिस्तान। वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ पॉवर्टी इज इलिटरेसी। तो सो इलिटरेसी जो है ना, दिस इज मेन आइडिया नंबर 1। अगर देखें तो सारी की सारी इलिटरेसी की डिटेल्स बता रहा है, इलिटरेसी की जितनी भी डिटेल बताएगा ना मैं वो सारी की सारी डिटेल्स को डिलीट कर दूंगा, क्योंकि उसका तो टॉपिक ऑफ एसे के साथ ताल्लुक ही नहीं है टॉपिक सेंटेंस के साथ, वो तो मेन आइडियाज की एक्सप्लेनेशन है। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है दिस मीन लैक ऑफ द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग एबिलिटीज। स्लाइड्स आप लोगों को नजर आ रही हैं? ये स्लाइड्स का कोई इशू है हनान? अभी स्लाइड्स का इशू है या स्लाइड्स सही नजर आ रही हैं? हनान, क्योंकि आपका कमेंट्स में आया होता, स्लाइड नजर आ रही हैं या नहीं? आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं आप। फिर ठीक है, नजर आ रही है। ठीक है आपको, क्योंकि मैंने कमेंट्स पढ़े तो इस वजह से। चले ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं। This is more common among females. Illiteracy rate in Pakistan is 43%. Therefore, 24% people are living below the poverty line. Furthermore, poverty also emerge due a sense of job opportunities. देखो डियर स्टूडेंट, दिस इज मेन आइडिया नंबर 2। दूसरी बात की है मैंने कहा ना, टॉपिक सेंटेंस की जितनी भी डायमेंशंस होंगी आप उसको मेन आइडियाज, फिर आगे मेन आइडियाज की वजाहत कर रहा है। In both private and public sector, and in such situation, citizens are unable to get the money to fulfill their basic needs. Poor economic growth is another factor that lead a society towards poverty. So this is another dimensions. ये तीसरी dimensions है। फिर आगे इसकी वजाहत बता रहा है, and this ultimately minimize the earning potential of the people. और एंड पे बात करें, वो ऊपर वाली बात को रिपीट कर रहा है टॉपिक सेंटेंस को। क्या लिख रहा है? In short, it can be stated that the poverty has many reasons in Pakistan. My dear son, जितनी भी देखो, जितने भी मैंने क्या कहा है कि हर पैराग्राफ के अंदर 5 चीजें होती हैं। टॉपिक सेंटेंस होता है, मेन आइडियाज होते हैं, सपोर्टिंग आइडियाज होते हैं, जस्टिफिकेशन होते हैं, ये कंक्लूडिंग सेंटेंस होते हैं। हमने क्या करना है? हमने 2 चीजों को रहने देना है। किसको? टॉपिक सेंटेंस को, और मेन आइडियाज को। बाकी तमाम की तमाम चीजें जो हैं हमने उसे डिलीट कर देना है। देखो यहां पे हमने एक शॉर्ट सा पैराग्राफ लिया, हमने ये सारी की सारी उसी पैटर्न पे किया, और देखो जो कुछ मेरे पास बच्चा वो 1/3 बच्चा, और ये पूरे के पूरे पैसेज को कन्वे भी कर रहा है।
कि poverty has many causes in Pakistan. One of the main causes of poverty is illiteracy, which is so common in Pakistan. हालांकि मैं ये भी निकाल सकता था. Furthermore, poverty also emerged due to the absence of job opportunities. Poor economic growth is another factor that lead a society towards the poverty. और ये समरी बन गई है. प्रेसी का काम तो इसके बाद शुरू होगा. इसी तरीके से माडिया सन, ये मैं क्वेश्चन लेता हूं, मुझे 2 मिनट दे दें. अब अगर मैं इसकी बात करूं 2011 वाले पेपर की, इसको जरा रीड आउट करो, इसको भी उन्हीं लाइंस पे जरा रीड आउट करो, जरा जल्दी से इसको रीड आउट करें. सिंपल सी देखो, पहली चीज आपके पास सामने आ गई, साइकोलॉजिकल कॉजेस ऑफ अनहैप्पीनेस. आगे जो कॉजेस हैं वो 1 बाय 1 वो बताएगा. वो कहेगा पहली कॉज ये है, दूसरी कॉज ये है, तीसरी कॉज ये है, चौथी कॉज ये है. मिनिमम 3 कॉजेस बताएगा, मैक्सिमम 5 कॉजेस बताएगा, नॉट मोर देन दिस वन. अच्छा डियर स्टूडेंट, आपने तमाम लोगों ने इसको पढ़ा होगा. चले हम उन्हीं पैटर्न पे जरा. तो हमारा टॉपिक सेंटेंस क्या निकला? द साइकोलॉजिकल कॉजेस ऑफ अनहैप्पीनेस आर वेरियस. अब सबसे वो पहला मेन आइडिया दे रहा है. वो कह रहा है कि द टिपिकल अनहैप्पी मैन इज वन हु हैव बीन डिप्राइव्ड इन यूथ विद सम नॉर्मल सैटिस्फैक्शन. वो कहता है पहला सबसे अनहैप्पी शख्स वो है कि जो बचपन के अंदर किसी चीज की ख्वाहिश करता था और वो चीज उसे मिली गई है. फॉर एग्जाम्पल, आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो डॉक्टर बनना चाहते होंगे, डॉक्टर नहीं बनने होंगे, और सारी जिंदगी वो इसी चीज पे सोचते रहते हैं कि काश में डॉक्टर बन जाता. कुछ लोग आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं, आर्मी ज्वाइन नहीं कर सकते. सारी जिंदगी उनकी, वो जब किसी को यूनिफॉर्म में देखेंगे ना, तो वो खुद ही बेचारे अनहैप्पी होना शुरू हो जाएंगे. आप में से कुछ बच्चे सीएसएस करना चाहते थे, नहीं कर सकेंगे. जब भी किसी सीएसपी को देखेंगे तो उनको देख के उन पे सैडनेस की फीलिंग जो है वो उन पे होनी शुरू हो जाएगी. आगे इसकी सारी वो वजाहत बता रहा है. वो कह रहा है इट इज सो कॉमन दैट सच पर्सन वैल्यू दिस काइंड ऑफ सैटिस्फैक्शन मोर देन एनी अदर एंड हैज देयरफॉर गिवन टू हिज लाइफ वन साइडेड डायरेक्शन. वो कहता है वो इसको इतनी ज्यादा अहमियत दे देता है कि वो इसी वन साइडेड में चल पड़ता है. ये मेन पहली रीजन है. अब दूसरी रीजन वो नेक्स्ट बता रहा है. उन्होंने कहा अ मैन मे फील so completely thwarted and remain unhappiness as he seeks no form of satisfaction due to some social reasons. कहते दूसरी रीजन सोशल रीजन है. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, किसी का बेचारे का एक्सीडेंट हो जाए, किसी के प्यारों की डेथ हो जाए, कहते इस वजह से भी उस पर सैडनेस की फीलिंग बहुत ज्यादा होनी शुरू हो जाती है. आगे उसकी वजाहत कर रहा है. वो कहता है कभी कभार ये होता है कि इनको मिनिमाइज करने के लिए लोग इलीगल मेथड या आप कह रहे हैं अनएथिकल वेज यूज करते हैं, जैसे कि ड्रग एडिक्शन हो गई है. फिर तीसरी बात वो कह रहा है, तीसरे कौन लोग हैं? वो कहता है वेरी फ्यू, उनका वेरी फ्यू पीपल आई बिलीव विल डेलिबरेटली चूज अनहैप्पीनेस. वो कहता है उनके पास, वो कहता है कि इफ दे सी अ वे ऑफ बीइंग हैप्पी, वो कहता है ये बड़े चंद लोग होते हैं, उनके पास खुश रहने के बहुत से जराए होते हैं, लेकिन वो डेलिबरेटली इसको चूज करते हैं. जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, जैसे कि ये करप्ट लोग हैं, जैसे कि शायद मैं एग्जांपल दूंगा आसिफ अली जरदारी साहब की. तो उन्होंने अपनी जिंदगी को खुद ही अजीरन कर दिया है ना. शायद नवाज शरीफ की एग्जांपल दूंगा. फिर आगे वो कह रहा है कि उसने कहा आखिरी एक और लोग भी हैं, और वो लोग हैं
जो कि इस जिंदगी के अंदर इस जिंदगी की हकीकतों से आश्कार हो जाते हैं। जैसा कि अब्दुल स्तारी दिए हैं, कहते हैं वो लोग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे पहुंच जाते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि ये जिंदगी की अहमियत क्या है, और वो अपनी जिंदगी दूसरों के गमों के लिए, दुखों के लिए वक्फ कर देते हैं, और कहते हैं ये वो लोग होते हैं जो कि रियल अनहैप्पी लोग होते हैं। जब देखें ये जो कुछ हम बचाएंगे तो ये 130 बचेगा। तो डियर फ्रेंड, आपका काम क्या है? मैं दोबारा वापस जाता हूं, आपका तो काम ही नहीं है लेंथ को रिड्यूस करना, योर फंक्शन इज टू रिड्यूस द कंटेंट। अब यहां पे एक और चीज मैं थोड़ी सी बताता जाऊं। जैसे पैराग्राफ की डिफरेंट शेप्स हैं। हम सबसे पहले एक पैराग्राफ को कहते हैं सिंपल पैराग्राफ। सिंपल पैराग्राफ वो होगा कि जी पहला सेंटेंस टॉपिक सेंटेंस होगा, ये सिंपल पैराग्राफ है, पूरा सेंटेंस टॉपिक सेंटेंस होगा। दूसरा सेंटेंस जो होगा वो मेन आइडिया होगा, फिर उसके सपोर्टिंग होंगे, फिर मेन आइडिया होगा, फिर उसके सपोर्टिंग होंगे। तो ये तो बड़ा सिंपल है, लेकिन कभी कभार वो कहता है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस या कॉम्प्लेक्स पैराग्राफ वो पैराग्राफ होता है कि काफी लंबा सेंटेंस होगा, सेंटेंस का पहला क्लास जो होगा वो टॉपिक सेंटेंस होगा, दूसरा क्लास जो होगा उसका मेन आइडिया होगा। और फिर क्या होगा, कभी कभार ऐसे भी होगा कि सेम एक लॉन्ग सेंटेंस होगा, जैसे कि हमने ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जहां पे लिखा है, ऊपर वाली सिंपल की मैंने मिसाल देखी है। देखो मेन आइडिया अलग है, उसके सपोर्टिंग आइडियाज जो हैं वो अलग सेंटेंसेस में लिखे गए हैं। इसमें तो आप क्या करेंगे कि पूरा का पूरा एक सेंटेंस आप रख लेंगे और अगले 2 या 3 सेंटेंसेस जो हैं आप उनको डिलीट कर देंगे। लेकिन कभी कभार वो कहता है ऐसे नहीं भी होता, कभी कभार कंपाउंड सेंटेंस होता है। जैसे कि सेंटेंस नंबर 2 में देखें, सेंटेंस नंबर 2 एक लॉन्ग सेंटेंस है, इसका पहला हिस्सा जो है वो मेन आइडिया है और इसका दूसरा जो पार्ट है वो सपोर्टिंग आइडियाज है। तो इसमें क्या करेंगे, आप पूरे के पूरे सेंटेंस को ना तो डिलीट करेंगे ना ऐड करेंगे, उसमें आप क्या करेंगे, उसका जो रेलिवेंट पोर्शन है उसको रहने देंगे और जो उसका इररेलेवेंट पोर्शन है उसको आप डिलीट कर देंगे। तो हम इनको कहते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस। तो कभी कभार तो ये होगा, छोटे छोटे जुमले होंगे, पहला सेंटेंस आपका मेन सेंटेंस होगा, फिर उसके सपोर्टिंग सेंटेंस होंगे, फिर दोबारा दूसरा मेन आइडिया होगा, फिर उसके सपोर्टिंग होंगे। लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा, कभी कभार ऐसे होगा कि एक लॉन्ग सेंटेंस होगा, उसका पहला क्लास जो है वो मेन आइडिया होगा और उसका दूसरा क्लास जो है वो उसकी सपोर्टिंग डिटेल होगी। तो उसमें आधा सेंटेंस आपको रखना पड़ेगा और आधा आपको डिलीट करना पड़ेगा। उसके बाद जस्टिफिकेशन आप याद रखें, जैसे कोई कोटेशन आ गई है, कोई फैक्ट्स फिगर आ गए हैं, कोई एग्जाम्पल आ गई है, कोई ऑब्जर्वेशन आ गई है, उसको भी निकालेंगे आप। हमेशा कंक्लूडिंग सेंटेंस नहीं होता, कभी कभार कंक्लूडिंग सेंटेंस आपको पता है क्योंकि टॉपिक सेंटेंस की रिप्रोडक्शन होती है, तो इस वजह से हम कंक्लूडिंग सेंटेंस जो है उसको हमेशा डिलीट कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये हमेशा पैराग्राफ की ऐसी। तो आपका क्या काम है माय डियर स्टूडेंट, योर फंक्शन इज कि आपने कंटेंट को रिड्यूस करना है। जब आप कंटेंट रिड्यूस करेंगे तो आपकी लेंथ जो है वो हमेशा ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। माय डियर स्टूडेंट, प्रेसी के 2 पोर्शंस होते हैं, एक प्रेसी राइटिंग होता है और दूसरा उसका टाइटल होता है। इसमें मैं बाद में काम करता हूं, बात करता हूं। मैं लेट मी डियर स्टूडेंट स्टार्ट फ्रॉम हियर। ये बड़े साइंटिफिक स्टेप्स हैं, ये एक एक चीज आपने नोट करनी है। जैसे प्रेसी राइटिंग के लिए आपने करना क्या है, हम कहते हैं स्टेप्स और प्रोसेस ऑफ प्रेसी राइटिंग। बहुत से लोग ना इसको ड्राफ्ट कहते हैं, ड्राफ्ट 1, ड्राफ्ट 2, ड्राफ्ट 3, ये बातें वही हैं, लेकिन मैंने इसको स्टेप्स का नाम दे दिया। आपने करना क्या है माय डियर फ्रेंड, स्टेप नंबर 1, और स्टेप नंबर 1 पे आप 15 मिनट्स कंज्यूम करेंगे, नॉट मोर देन 15 मिनट्स। इसके अंदर डियर फ्रेंड यू आर सपोज्ड टू डू 2 थिंग्स, 2 काम आपने करने हैं। सबसे पहला काम आप करना है वर्ड्स काउंटिंग, आपने अल्फाज को काउंट करना है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक एक लफ्ज को काउंट करें। ए भी वर्ड है, एन भी वर्ड है, दा भी वर्ड है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि वो एक लाइन की एवरेज निकाल लेते हैं, तो उससे एवरेज निकाल के तमाम लाइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन उससे हमेशा 2, 4, 5, 6 वर्ड्स का डिफरेंस आ जाता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप एक एक लाइन, फॉर एग्जांपल ये लाइन नंबर 1 है ना, तो यहाँ पे काउंट करें, दिस इज रीड 1, 2, 3, 4,
5 पे जाके इस एंड के लाइन पे 5 लिखते हैं। तो आगे मैं जाऊंगा, इसको कहूंगा 6 7 8, मैं एक एक लाइन को काउंट करूंगा। आपने तमाम अल्फाज को काउंट किया है। हम सपोज करते हैं आपको 600 वर्ड्स है, तो 600 पे आप 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आपकी रिक्वायरमेंट आएगी 1/3, और ये आपकी 1/3 हो जाएगी 200 वर्ड्स। ये आपका 200 अल्फाज जो है ये बन जाएंगे। क्लियर हो गया जहां तक? लेकिन आजकल कभी कभार ये होता है कि टीचर एंड पे, पैराग्राफ के एंड पे खुद ही नंबर ऑफ वर्ड्स बता देते हैं। आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो पैराग्राफ के एंड पे, जैसे कि मैंने ये किया हुआ है, एंड पे नंबर ऑफ वर्ड्स दिए होंगे कि 122, इस पे आप 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। और कभी एक और भी चीज होती है, टीचर कभी कभार 2 सालों में मैंने ये भी देखा है कि टीचर आपको इंस्ट्रक्शन दे देता है, वो नंबर ऑफ वर्ड्स नहीं बताता, वो कहता है यू आर प्रेसी, मेक अ प्रेसी एंड अ प्रेसी शुड बी कंसिस्टेंट ऑन दिस एंड दिस नंबर ऑफ वर्ड्स। तो नंबर ऑफ वर्ड्स आपका एग्जामिनर खुद आपको बता देगा। उसके बाद आपने क्या करना है, पहले 15 मिनट्स के अंदर रीड द पैसेज ट्वाइस केयरफुली, 2 दफा बड़े गौर के साथ आप अपना पैसेज पढ़ो। रीड द पैसेज ट्वाइस केयरफुली, 2 दफा आपने बहुत गौर के साथ पैसेज पढ़ना है। बेशक इसके अंदर जो अल्फाज का मतलब आपको नहीं आ रहा, आप उन अल्फाज को अपनी तरफ से कुछ ना कुछ मीनिंग ऐड करेंगे। अगर आप उन लफ्जों को मीनिंग नहीं देंगे तो उससे क्या होगा कि आपके माइंड के अंदर कोई पिक्चर नहीं बनेगी। तो जो लफ्ज नहीं आ रहे हैं ना, पैसेज को पढ़ के रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट आप उन्हें कुछ ना कुछ अपनी तरफ से मीनिंग ऐड कर देंगे। जैसे दिस इज स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में आपको एक चीज बताता जाऊं कि आपके पेपर पे वो आपको बॉल पॉइंट्स या पेन के साथ नहीं लिखने देते। अगर आप अपने पेपर पे बॉल पॉइंट या पेन के साथ कुछ लिखेंगे तो आपको पेपर को कैंसिल भी हो सकता है और आपको बहुत ज्यादा डांट पड़ेगी। लेकिन जो लेड पेंसिल होती है, जिसे हम लकीरी पेंसिल होते हैं, आप उससे लिख सकते हैं। तो आपके पास एक लकीरी पेंसिल होनी चाहिए। लकीरी पेंसिल के साथ आप क्या करेंगे कि स्टेप नंबर 2 में सबसे पहले आप क्या करेंगे, अंडरलाइन द टॉपिक सेंटेंस आप ढूंढेंगे और यहां पे आप उसके साथ एक वर्ड लिखेंगे कि टीपी। टीपी स्टैंड फॉर दिस टॉपिक सेंटेंस। जैसे वो कंप्लीट सेंटेंस भी हो सकता है और वो एक क्लास भी हो सकता है। वो 95% चांसेस हैं कि ये वो फर्स्ट सेंटेंस होगा, लेकिन कभी कभार वो फर्स्ट सेंटेंस नहीं भी होता। उसके बाद फाइंड आउट द मेन आइडियाज। उसके बाद आप उसके मेन आइडियाज या उसके मेन डायमेंशंस को तलाश करेंगे। मिनिमम वो 3 होंगी और मैक्सिमम वो 5 होंगी मेन डायमेंशंस। उसके बाद आप लकीरी पेंसिल के साथ डिलीट, स्ट्राइक, आपकी जितनी भी सपोर्टिंग आइडियाज हैं, एग्जांपल्स हैं, इलस्ट्रेशन हैं, उन तमाम के तमाम को आप लेड पेंसिल के साथ डिलीट कर दोगे। हम क्या करेंगे, जैसे हम ये काम करेंगे, ये पैसा ही था, मैंने लकीरी पेंसिल उठाई, मैंने सबसे पहले इसके ऊपर लिखूंगा दिस इज टीपी, और टॉपिक सेंटेंस में भी कोई चीज रिपीट हुई है, कोई वर्ड्स, तो मैं उन वर्ड्स को भी डिलीट करूंगा। देखो ना, मैनी और वेरियस दो को रिपीट किया तो मैंने इसको भी डिलीट कर दिया। मैंने लिखा वन ऑफ द मेन कॉज, इसको मैंने रहने दिया। आगे जितनी भी इसकी सपोर्टिंग डिटेल थी मैंने निकाल दी है। दूसरा सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस था, पहला ऐसा उसकी सपोर्टिंग था, मेन था, दूसरा उसका सपोर्टिंग था, उसको भी मैंने डिलीट कर दिया। तो ऐसे जो कुछ बचेगा, अब मेरे पास मैंने क्या किया, तमाम के तमाम जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैंने डिलीट कर दिया है। अब मेरे पास, अब मेरे पेपर के ऊपर मेरे पास कुछ पैसेज बच गए। जैसे स्टेप नंबर 3 में 15 मिनट्स लगाएंगे और आप क्या करेंगे कि जो कुछ आपके पास बच्चा है उसको आप कॉपी पेस्ट करेंगे। जो कुछ बचे उस सारे के सारे को, यहां आपका रफ वर्क है, स्टेप नंबर 3 में आप उसको कॉपी पेस्ट करेंगे। हमारे पास जो कुछ बचा है स्टेप नंबर 3 में हमने उसको कॉपी पेस्ट कर दिया। माय डियर फ्रेंड्स, ये मेरी समरी बन गई है। ये मेरी, दिस इज माय समरी, दिस इज नॉट माय प्रेस राइटिंग, ये मेरी समरी बनी है। और अब मेरा रियल काम शुरू होगा। मैं इसकी अब प्रेसी बनाऊंगा। जैसे प्रेसी बनाने, मैं इसको कंपोज करूंगा, मैं इसको पैराफ्रेज करूंगा 3 लफ्ज। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि मैं अपने अल्फाज में लिखूंगा, ये भी हो सकता है। मैं इसको कहूंगा मैं कंपोज करूंगा। कंपोज करूं, हम तमाम लोग कहते हैं कि ए आर रहमान बहुत बड़ा कंपोजर है म्यूजिक।
क्या आपने देखा है कि ए आर रहमान ने कभी कोई न्यू इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक में यूज किया हो? लिसन, वो कभी भी एक न्यू इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज करेगा, वो एग्जिस्टिंग जो जो टूल्स हैं उनको एक डिफरेंट मैनर्स में यूज करेगा। इसको हम कंपोजिशन कहते हैं। लिसन, आप इसको कंपोजिशन भी कहते हैं, हम इसको पैराफ्रेजिंग भी कहते हैं। इसके तीन रूल्स हैं। रूल नंबर इसका 1 ये है कि आप तमाम के तमाम जो की वर्ड्स हैं, नाउन के अलावा तमाम वर्ड्सों को चेंज करेंगे। मैं यहाँ पे इस मैनी को भी चेंज करूंगा, मैं इस काजस को भी करूंगा। जैसा नाउन चेंज नहीं होता, क्योंकि कभी भी किसी भी नाउन का 100% कोई नाउन सिनोनिम्स नहीं होता। फॉर एग्जांपल, एक नाउन है, सपोज एक वर्ड है कि ही इज इंटेलिजेंट। हम कहते हैं इंटेलिजेंट वाइज, ये तो सिनोनिम ही नहीं है। इंटेलिजेंट और चीज होता है। इंटेलिजेंट तो वो होता है जिसका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा हो, और वाइज वो होता है जो चीजों को फोरसी कर सके। इंटेलिजेंस जो है ना वो गॉड गिफ्टेड आईक्यू लेवल, लेकिन विजडम जो है ना वो एक्सपीरियंस से आती है। तो आपने एक चीज आज माइंड में बैठा लेनी है कि नाउन को चेंज तो करना है, लेकिन जो की वर्ड्स होते हैं उनको कभी भी नहीं करना। फॉर एग्जांपल 2 सालों पहले एक लफ्ज आया था इनवी, हमने कहा जेलसी। जेलसी और इनवी तो सिनोनिम ही नहीं है। हमने कहा अनहैप्पीनेस, आप चेंज कर देंगे सैडनेस। अनहैप्पीनेस तो मेडिकल रीजन होती है, सैडनेस तो सोशल रीजन होती है। तो जो की वर्ड्स है उसको तो कभी भी आपने चेंज करना ही नहीं है, लफ्जों को चेंज करना है। नंबर 2, दूसरे स्टेप पे आपका सेंटेंस, इस सेंटेंस को एक नए अंदाज से लिखना है। पॉवर्टी हैज मेनी। रूल क्या है कि आप जब नया जुमला लिखोगे ना तो उसके अंदर पॉवर्टी आना चाहिए, पहला 3 लफ्जों में ना हैस आना चाहिए या ना मैनी आना चाहिए। मैं शायद इसको ऐसे लिखूंगा कि पाकिस्तान has been facing this poverty due to some reasons। मैंने एक नया जुमला बना दिया, मैंने मैनी को भी चेंज कर दिया, सम कर दिया, मैंने काजस को भी चेंज कर दिया, मैंने इसकी जगह लफ्ज रीजन लिख दिया। तो जैसे तीसरा जो स्टेप है, मैंने कहा आपने चीजों को क्या करना है, पैराफ्रेज। और पैराफ्रेज के 3 रूल्स मैंने बताए। वर्ड्स को चेंज करो, और उसके बाद वर्ड से भी ज्यादा आप सेंटेंसेस को ब्रेक करके यू आर सपोज टू मेक अ न्यू सेंटेंस, बट दिस मस्ट कन्वे द सेम मैसेज। मैसेज चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे यहां पे बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो, वो कहते हैं सर इसका मैंने 1/3 नहीं बनाया। बेटे आपने तो हर सेंटेंस का 1/3 बनाने नहीं है, क्योंकि आपने तो पूरी के पूरी जुमले बीच में निकाल लेते हैं। तो 1/3 तो कंपाउंड सेंटेंस का बनता है, 1/3 तो सिर्फ कंपाउंड सेंटेंस का बनता है जो बहुत लंबा जुमला हो। अदरवाइज तो आपको पूरे के पूरे जुमले निकालने पड़ेंगे और पूरे के पूरे जुमले ऐड करने पड़ेंगे। तो रियल माय डियर फ्रेंड आपका काम है पैराफ्रेज। आपने पैराफ्रेज कर दिया, लेकिन जहां पे एक और बात बताऊं, स्टेप 3 के अंदर, आपका स्टेप 3 के अंदर हमेशा 1/3 ही बचेगा, 1/3 से ज्यादा नहीं बचेगा। आप समझे, अगर 1/3 से 10 अल्फाज ज्यादा हो गए हैं, 1/3 60 अल्फाज थे, आपके 70 अल्फाज बन गए हैं, तो इसका मतलब है आपकी कंप्रीहेंशन ठीक ही नहीं है। आप उसको दोबारा रीड आउट करो, क्योंकि शायद आपने किसी ऐसी चीज को ऐड कर दी है जो कि शायद सपोर्टिंग डिटेल थी। आपने किसी सपोर्टिंग डिटेल को वहां पे ऐड किया हुआ है, यू हैव एडेड सम सपोर्टिंग डिटेल, शायद आपने ऐड कर दिया। अगर 10 अल्फाज या 6 अल्फाज, देखो बेटे 5, 4, 6 अल्फाज का कोई इशू नहीं है। वो क्या करोगे, अगर ज्यादा हो गए हैं तो एडजेक्टिव एडवर्ब निकाल दोगे, अगर कम हो गए हैं तो एडजेक्टिव एडवर्ब। 10 लफ्ज अगर सपोज करें आपका कम हो गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने किसी मेन चीज को, मेन एलिमेंट को मिस किया हुआ है। तो क्या करना है, स्टेप नंबर 3 के अंदर 2 काम करने हैं। रीराइट पूरे का पूरा करना है, उसके नीचे लाइन लगानी है और उसको पैराफ्रेज करना है, और ये ना लगे कि आपने ऊपर वाले की नकल की हुई है। मैं आगे अभी करके देता हूं, इसी को करके देता हूं। हम सपोज करते हैं, हमने सपोज कर लेते हैं, इसको तो शायद मैं अब बाद में करूंगा। ये सपोज करते हैं कि ये एक स्टेप था, ये हमने उसको स्टेप 3 में कॉपी पेस्ट कर दिया। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा द साइकोलॉजिकल कॉजेस ऑफ अनहैप्पीनेस आर मेनी। The typical unhappy man is one who have been deprived in youth of some normal satisfaction. A man may feel so completely thwarted to remain unhappiness as he seeks no form of satisfaction due to some social reasons. Very few men
will deliberately choose unhappiness. Those who have been seen everything in life, they are the real unhappy. अब मैं इसको पैराफ्रेज करूंगा. पैराफ्रेज के 3 रूल्स मैंने रखे हैं. तो मैंने पूरे का पूरे सेंटेंस को ब्रेक करना है. मैंने उस सेंटेंस को एक नए अंदाज में लिखना है. नंबर 1, मैंने कीवर्ड्स को चेंज करना है. मीन के मैंने बेसिकली एडवर्ब को, वर्ब को और एडजेक्टिव को चेंज करना है. नाउन को भी चेंज करूंगा, उन नाउन को जो कि कीवर्ड्स नहीं है. मैं ना तो अनहैप्पीनेस को चेंज करूंगा ना मैं साइकोलॉजिकल को चेंज करूंगा. बहुत से लोग साइकोलॉजिकल करते हैं मेडिकल. बेशक मेडिकल और चीज है, साइकोलॉजिकल और चीज है. अनहैप्पीनेस को आप क्या सिनोनिम है? सैडनेस. तो सैडनेस तो और चीज है, अनहैप्पीनेस और चीज है. माय डियर स्टूडेंट, जब स्टेप नंबर 4 में मैं इसी चीज को देखो, मैंने अपने अल्फाज में लिखा और मैंने आपकी कोशिश होनी चाहिए आसान और आसान करो. मैंने बिल्कुल सिंपल लिखा. मैंने कहा देयर आर मेनी psychological reason of unhappiness and all have something common. A common reason of unhappiness is deprivations. हालांकि मुझे ये deprivation का वर्ड भी चेंज करना चाहिए था, इसको अगली दफा मैं चेंज करूंगा. Of some childhood dreams. However, it is social circumstances which also lead to unhappiness as well. There are also a few individuals who prefer unhappiness, though they are few in numbers. They have always been a wise man who have explored the life completely and found it purposeless and become the unhappiness, though some people has doubt about their unhappiness as well. तो देखें, ये कॉपी पेस्ट लग रहा है आपको. आप क्या करते? जैसा आप क्या करते कि इस काजेस को आप रीजन से लिख देते, अनहैप्पीनेस को सैडनेस लिख देते, मैनी को सम लिख देते, टिपिकल को कॉमन कर देते, अगेन मैन को एन इंडिविजुअल कर देते, डिप्राइव्ड को किसी और वर्ड के साथ चेंज कर देते. तो ये अगर ऐसा करेंगे तो ऐसे तो आपको 2-3 आपको सिर्फ एफर्ट के नंबर मिलेंगे. यार बड़ी अच्छी कोशिश की है. कितने नंबर मिलेंगे? 5-6, नॉट मोर देन 6. माय डियर फ्रेंड, ये रीजन है. इसी वजह से ना तो हमारे रीडिंग कम्प्रीहेंशन में नंबर आते हैं, ना हमारे प्रेसी राइटिंग में नंबर आते हैं. क्यों? कंपोजिशन का एलिमेंट ही मिसिंग है. तो मैंने कहा है कि स्टेप नंबर 3 में डियर स्टूडेंट आपने क्या करना है? स्टेप नंबर 3 पे आपने 15 मिनट्स लगाने हैं और आपने क्या काम करना है? आपने जो कुछ बच्चे पेज पे लिख रहे हैं उसके नीचे लाइन लगानी है और उन तमाम के तमाम अल्फाज को अपने वर्ड्स में चेंज कर देना है. तो आप समझो एक रफली एक रफ ड्राफ्ट आपको तैयार होगा. अब 2-4 अल्फाज कम है तो एडजेक्टिव एडवर्ब ऐड कर दो, 2-4 अल्फाज ज्यादा तो एडजेक्टिव एडवर्ब डिलीट कर दो और थोड़ी सी सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स और बेहतर करो. ये रफ ड्राफ्ट हो गया, 5 मिनट लगेंगे. इसी को 100% कॉपी पेस्ट करना है और फाइनल ड्राफ्ट वाली जगह पे आपने इसको ऐड कर देना है. और फाइनल ड्राफ्ट जो होगा उसके अंदर ना ही ओवरराइटिंग होगी, ना ही किसी किस्म की कटिंग होगी. क्लियर होगा स्टेप्स? जैसे ये बड़े साइंटिफिक स्टेप्स हैं, आपने इनको फॉलो करना है. आप 3 दफा इन्हीं स्टेप्स पे प्रेसी की प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह यू वुड बी एक्सपर्ट ऑफ दिस वन. मैंने क्या कहा? स्टेप नंबर 1, 15 मिनट्स. वर्ड्स काउंटिंग करें, रीड द पैसेज ट्वाइस केयरफुली. 2 दफा पैसेज को बड़े गौर के साथ रीड आउट करो. स्टेप नंबर 2, 25 मिनट्स हैं, अंडरलाइन द टॉपिक सेंटेंस करें कि दिस इज योर टॉपिक सेंटेंस. Find out the main ideas ढूंढें कि this and this is main idea. Minimum 3, maximum 5. उसके अलावा जितनी भी डिटेल है उस सारी की सारी को डिलीट कर दो. स्टेप नंबर 3, जो कुछ बच्चा है पेज पे लिखो, नीचे लाइन लगाओ, पैराफ्रेजिंग करो. पैराफ्रेजिंग के बाद आपके पास एक रफ सा स्केच बन गया. अब वहां पे अल्फाज को काउंट करो, ऐड करो, डिलीट करो, लफ्जों की सिलेक्शन थोड़ी सी बेहतर करो और उसको फाइनल ड्राफ्ट में कन्वर्ट कर दो. यहां तक अगर आपके क्वेश्चंस है, अभी बहुत सी और चीजें रहती हैं. ये अभी मैं सिर्फ आपको चंद एक स्टेप्स बताए हैं. आगे हम जी क्वेश्चन है मोहम्मद अवैस का. जी अवैस. जी अवैस. सर मैंने ये पूछना था, जैसे आपने ये तो बता दिया जिसमें डिटेल दी गई होगी इस पैसेज के बारे में, मतलब कोई भी होगा बंदा या कोई भी चीज होगी जैसे कॉजेज इफेक्ट के बारे में. पर सर कुछ पैसेज ऐसे आते हैं जिसके अंदर
जो सिचुएशन है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होती है, स्टोरी के टाइप में आ जाते हैं या नरेशन टाइप में आ जाते हैं, तो सर उसको कैसे डील करेंगे? मैं उस पे भी जा रहा था, मैं भी जाता हूँ, उस पे भी जाता हूँ, मुझे 1 मिनट दे दे। अच्छा सर, एक और बात पूछनी है सर, जैसे आपने रिकमेंड की थी पहले एक बुक रन एंड मार्टिन, तो उसके अंदर सर काफी स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, सिंपल टू कंपाउंड कैसे चेंज करते हैं और इस टाइप के, तो सर यही मेथड फॉलो करने हैं इसमें भी जो आपने भी उसके अंदर भी ऑलमोस्ट यही मेथड है। देखो बेटे, रीडिंग वो जो है ना रन एंड मार्टिन की किताब, वो है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए। उसने ना इसका कंपोज नहीं की हुई है, उसने कॉपी पेस्ट की हुई है, आपने देखा होगा। जो प्रेसी के अंदर वो सिर्फ लफ्जों को चेंज कर रहा है, वो क्योंकि लेवल कम है ना, आपने लफ्जों को नहीं, आपने सेंटेंसेस को ब्रेक करना है। ठीक हो गया सर, थैंक यू जी। ऐसा ना आप बताएं सर। ये जो टाइम आपने बताया कि स्टेप 1 पे 15 मिनट्स और बाकी 25, तो सर ये ओवरऑल अगर करें तो सर 1 घंटा इस पर सर आप बता रहे हैं, तो ये टाइम मैनेजमेंट सर गलत नहीं हो जाएगी कि सिर्फ हम प्रेसी राइटिंग पे 1 घंटा लगा रहे हैं? लगता ही 1 घंटा है, बाकी मैं आज पूरे पेपर की टाइम मैनेजमेंट भी बताऊंगा पूरे टाइम पे। तो भाई ये तो एक ऐसा क्वेश्चन है, प्रेसी के लिए तो आपके पास 1 घंटा और 20 मिनट बचते हैं। ये तो पेपर लोग आधा घंटा या 20 मिनट या 45 मिनट पहले कर लेते हैं। ठीक है जी हमजा आप बताएं। ऐसा मैं आगे इस क्लास के कल वाली क्लास में पूरे पेपर की टाइम मैनेजमेंट बताऊंगा। जी हमजा आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये टॉपिक जो है वो हम पूरी इस अपने प्रेसी के ऊपर लिखेंगे या टॉपिक सेंटेंस के अंदर ही अभी- टॉपिक होगा हमारा? नहीं, टॉपिक अलग होगा, अभी टॉपिक में गया नहीं हूं, मैं बाद में बताता हूँ। ठीक हो गया। और सर अगर एक चीज हम उसकी मेन पॉइंट को हमने हाईलाइट कर दिया लेकिन वो स्टैंड अलोन सफिशिएंट नहीं है, तो बस वी विल लेट इट बी, उस पे हम खुद परेशान नहीं होंगे कि इसकी सपोर्टिंग डिटेल के बगैर वो पूरा कॉन्सेप्ट सही तरह एक्सप्लेन अगर नहीं वो हो रहा। मैसेज कन्वे नहीं कर रहा तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। हम जब हम कंपोजिशन करेंगे तो हम मेन आइडिया को थोड़ा सा सप्लीमेंट करने के लिए जस्ट 25-30% आप सपोर्टिंग स्टेटमेंट की एक कीवर्ड या कोई कॉन्सेप्ट थोड़ा सा उसको बता सकते हैं। ठीक हो गया। अरूज आप बताएं। जी सर, ये जो आपने स्टेप 3 बताया है अभी, उसमें जब हम उसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे और फिर पैराफ्रेज करेंगे तो वही हमारे पास रफ ड्राफ्ट होगा ना, तो फिर उसको दोबारा भी अंडरलाइन करने की जरूरत है? वो आपने क्या बोला है? वो एक रफ ड्राफ्ट बन गया ना, वही आप समझे रफ ड्राफ्ट हो गया। फिर उसको क्या करो, थोड़ा सा उसको और इम्प्रूव करो। एडजेक्टिव एडवर्ब्स की जो आप बात कर रहे थे उस अकॉर्डिंग, ऐड करोगे, थोड़ा सा सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स को बेहतर करोगे। जब बेहतर करोगे तो एक वो बेहतर शेप में रफ ड्राफ्ट आ जाएगा। थैंक यू। जी लैला बताएं। अच्छा सर, ये जो आप कह रहे हैं कि एग्जांपल्स को हमने एक्सक्लूड कर देना, तो अगर आपकी नज़र से गुजरा हो सीएसएस 2013, तो उसमें कल्चर के बारे में बताया हुआ कि कल्चर जो है उसके मेन एस्पेक्ट्स होते हैं एक्सटर्नल और ये सारा, तो उसमें ना साथ साथ उन्होंने यूरोपियन इंपीरियलिज्म की एग्जांपल दिया कि यूरोप ने एशिया अफ्रीका को सारा कोलोनाइज किया, तो ये यूरोप की जो एग्जांपल है इसको हमने एक्सक्लूड कर देना है या हमने इसको भी एक्सप्लेन करना है? बिल्कुल एक्सक्लूड कर देना। ये चाहे एग्जांपल को ज्यादा भी एक्सप्लेन किया गया हो, फिर भी हम ज्यादा किया हुआ है तो थोड़ा सा उसको आप टच दे दो, लेकिन आप समझो कि अगर वो 2-3 सेंटेंसेस में है तो आप उसको सिंगल फ्रेज में लेके आओगे या एक क्लास में लेके आओगे। ठीक है। ये ऐसा ना बताएं। सर वो जो पेपर की ये बात कर रही है ना, उसमें वो यूरोपियन वो मेन आइडिया था उसका, मतलब 2-3 होते हैं, वो देख लेते हैं, हम उसको अटेम्प्ट करेंगे, उसी 2013 के पेपर को अटेम्प्ट कर लेंगे। अच्छा अभी मुझसे एक बच्चे ने कहा है कि सर कभी कभार ना पैराग्राफ के अंदर आर्गुमेंट्स होती नहीं है। यस, कभी कभार नहीं होती। आपको पता है कभी कभार पैराग्राफ के अंदर क्या होता है? डियर सर, कभी कभार आपका पैराग्राफ ये ऐसे होते हैं जिसके अंदर इवेंट्स होते हैं। उसमें पता है क्या होता है? उसके अंदर मेन इवेंट्स होते हैं, फिर स्पोर्टिंग इवेंट्स होते हैं। तो उसके अंदर आप आइडियाज के लफ्ज को इवेंट्स के साथ रिप्लेस करते हैं कि आपने उसके अंदर मेन इवेंट्स होंगे, फिर उन इवेंट्स की डिटेल्स होंगी, फिर कुछ सपोर्टिंग इवेंट्स होंगे। तो उसके अंदर भी आपने यही करना है कि मेन इवेंट्स को आपने रहने देना है और आपके जितने भी सपोर्टिंग इवेंट्स हैं आप तमाम के तमाम सपोर्टिंग इवेंट्स को डिलीट कर देंगे। लेट मी मूव फॉरवर्ड। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था कि प्रेस इज ऑलवेज कंसिस्टेंट ऑन 3 पोर्शंस। एग्जामिनर आपके 3 चीजों में इंटरेस्टेड है। सबसे पहले वो कंप्रीहेंशन में इंटरेस्टेड है, फिर वो कंपोजिशन में इंटरेस्टेड है, और फिर वो ब्रेविटी जिसको आप 1/3 कहते हैं उसके अंदर इंटरेस्टेड है।
सबसे पहली एंड मेजर पोर्शन विल गोज फॉर द कंप्रीहेंशन। आप देखें ना, आपका मेजर पोर्शन जो है वो तो कंप्रीहेंशन पे बेस करता है। कंप्रीहेंशन क्या है? अंडरस्टैंडिंग। तो सबसे पहली चीज तो ये है डियर फ्रेंड्स, सपोज करते हैं आप एक पैसेज पढ़ रहे हैं, आपको पैसेज का 80% मीनिंग का, लफ्जों का मतलब ही नहीं आता, तो आप फिर तो ना कंपोजिशन होनी है ना ब्रेविटी होनी है। फिर कैसे आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज टॉपिक सेंटेंस है, कौन सी चीज मेन आइडिया है और कौन सी चीज सपोर्टिंग आइडियाज है। डियर, इस वजह से मेजर नंबर जो है वो कंप्रीहेंशंस के हैं। आउट ऑफ 20 10 विल गोज फॉर कंप्रीहेंशंस। और अगर आपकी कंप्रीहेंशन ठीक नहीं है तो फिर तो आप चीजों को 0 से मल्टीप्लाई कर दें जब आपको पैसेज की समझ ही नहीं है ये। तो सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे आपने कंप्रीहेंशन को कैसे बेहतर करना है। जैसे सबसे पहली चीज जरूरी है कि यू मस्ट वर्क ऑन योर वोकैबुलरी। वोकैबुलरी पे काम करें। और दूसरी बात, जो लफ्ज आपको पैसेज से नहीं आ रहे हैं उनको आप अपनी तरफ से कुछ ना कुछ मीनिंग जब मैसेज दें। दूसरी बात, आपने शायद एक प्रेसी पढ़ी होगी, मुझे ईयर याद नहीं है, कि ग्रीक आर्ट के मुतालिक, कि ग्रीक आर्ट के अंदर उन्होंने, और एक और प्रेसी आपने पढ़ी होगी जिसके अंदर शेक्सपियर का भी जिक्र है, टॉलस्टॉय का भी जिक्र है। वो कहते हैं शेक्सपियर ये कहता था, टॉलस्टॉय ये कहता है। बेसिकली ना, ये जरा आप तवज्जो इस चीज पे देनी है। मेडिएशन प्रेसी हमेशा 5 चीजों के मुतालिक आती है। प्रेसी हमेशा 5 सब्जेक्ट से ली जाती है। उसमें सबसे पहले प्रेसी लिटरेचर से ली जाती है। आर्ट लिटरेचर एक ही चीज है। ये बहुत दफा आपने ग्रीक आर्ट की बात की होगी कि जी पहले ग्रीक आर्ट से पहले ये होता था कि वो अब्स्ट्रैक्ट चीजों को आर्ट के अंदर पेंट करते थे, लेकिन जब ग्रीक्स आए तो उन्होंने नेचुरल सीन्स को पेंट करना शुरू कर दिया। फिर दूसरी एक प्रेसी आई कि लाइफ के मुतालिक टॉलस्टॉय का ये कंसेप्ट है, शेक्सपियर का ये कंसेप्ट है, विलियम वर्डवर्थ का ये कंसेप्ट है। अच्छा, दूसरी प्रेसी आती है फिलॉसफी से, लिटरेचर फिलॉसफी। तीसरी आती है साइकोलॉजी से अक्सर। चौथी प्रेस से आती है पॉलिटिकल साइंस से, पोल साइंस से, पॉलिटिकल साइंस से। पांचवी प्रेस से आती है आईआर से। तो एक इंग्लिश लिटरेचर 3 P's, 3 P's का मतलब फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशन, और छठी प्रेस आती है सोशियोलॉजी के में से। मैं 2011 के अंदर एक प्रेस आई थी, मैं उसको उसके पहले 2 सेंटेंस बोल देता हूं, आप जरा लिखें। तमाम लोगों ने लिखना है। प्रेस आई थी साइकोसिस एंड न्यूरोसिस, न्यूरॉन से लिया गया, आर द 2 मेजर रीजंस ऑफ डिसऑर्डर। आप में से मुझे बताएं, आप में से कोई बताएगा कि यहाँ पे साइकोसिस और न्यूरोसिस का क्या मतलब है? जिसको आता है वो हैंड रेस करे। शायद आप में से जो डॉक्टर्स होंगे उनको पता होगा। क्या वो ऐशा आप बताएं, डॉक्टर ऐशा आप बताएं, ये व्हाट डज मीन बाय साइकोसिस और न्यूरोसिस का क्या मतलब है? जी, ये मोहसिन वहाब, आप बताएं साइकोसिस न्यूरोसिस का क्या मतलब है? वहाब, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। हेलो सर। जी जी, मैं सुन रहा हूँ, जी बताएं। सर ये डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, साइकोसिस एंड न्यूरोसिस, न्यूरॉन से निकला है। द ब्रेक डाउन ऑफ न्यूरॉन्स जो होता है प्रोसेस जिससे ब्रेक डाउन आता है मेंटल कैपेसिटी में, कैपेबिलिटी में। तो इसको सिंपली हम इस तरह ब्रीफली कह सकते हैं कि द ब्रेक डाउन ऑफ ब्रेन, मेमोरीज और कॉम्प्रिहेंशन। और साइकोसिस क्या होता है? सर ये साइकोसिस साइकोटिक सिचुएशन से आई थिंक से निकला है। आपकी डिग्री किस में है आप? आईआर में सर। मैं साइकोलॉजी एज अ फेवरेट सब्जेक्ट है सर। देखें बेटे, बात ये है कि जिस भी बंदे ने साइकोलॉजी पढ़ा हुआ होगा ना, या आईआर पढ़ा हुआ होगा, उसको वो सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग में बहुत आसानी रहेगी। जिस बंदे ने ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा हुआ है तो वो कॉम्प्रिहेंड तो कर लेगा, बट उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। चले हम आगे मूव करते हैं। मोहसिन बता रहा है, मोहसिन आप बताएं।
सर साइकोसिस और न्यूरोसिस दो साइकोलॉजिकल डिजीजेज हैं। साइकोसिस जो है वो बिल्कुल माइंड इलनेस से डील करती है, और न्यूरोसिस जो है वो ब्रेन की फंक्शनिंग या कह लें मोर बायोलॉजिकल रीजंस। अच्छा मोहसिन, आपकी एक मिनट, मोहसिन क्वालिफिकेशन क्या है? व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन? सर मैं मास्टर्स किया हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। अच्छा, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के अंदर आपने वहां पे साइकोलॉजी पढ़ी होगी? जी हमने वो पढ़ी थी एजुकेशन से रिलेटेड के चाइल्ड लैंग्वेज एक्विजिशन। अच्छा डियर फ्रेंड, ये प्रेस ये है, ये एक दो कंसेप्ट पे आई थी। वो कहते हैं इंसानी डिसऑर्डर जो है ना, ये पागलपन जिसको कहते हैं कि जिसको हम कहते हैं फलां बहुत पागल है, जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स नहीं होते। वो कहते हैं इसके दो रीजंस है। एक है उसकी साइकोलॉजिकल रीजंस जिसको आप कह सकते हैं जी बिहेवियर की वजह से, क्या सोशल रीजंस की वजह से। किसी का बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था, उसका बिजनेस खत्म हो गया तो वो उससे पागलपन का शिकार हो गया। और दूसरा होता है मेडिकल रीजंस के, कि उसका दिमाग जो है ना, उसके अंदर जो केमिकल की कंपोजिशन है वो कंपोजिशन ठीक नहीं है। तो डियर फ्रेंड, इनमें से आप में से जिस भी बच्चे ने साइकोलॉजी पढ़ा हुआ होगा, मेडिकल साइंसेस पढ़ी होंगी या इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा हुआ होगा, वो तो इस साइकोसिस और न्यूरोसिस को बड़ी जल्दी पिकचक कर जाएगा और वो बड़ी जल्दी इसकी प्रेसी बना देगा। बाकी जो है उन्हें बार बार पढ़ना पड़ेगा, उन्हें बार बार डिटेल्स देखनी पड़ेगी। अच्छा, इसी तरीके से वो शेक्सपियर वाली जो है प्रेसी, देखो मैं चले आपसे एक क्वेश्चन करता हूं। आप अगर उर्दू अदब की बात करें तो आज भी हमें इल्लामा इकबाल की शायरी को पढ़ें तो हमें ऐसी ही फील होती है कि शायद इल्लामा इकबाल ने कल ये हमारे लिए लिखी है। जब आप सेकंड ईयर में तमाम बच्चे थे ना, तो आपने गालिब को भी पढ़ा होगा, मीर तक की मीर को भी पढ़ा होगा, मीर दर्द को भी पढ़ा होगा। आम से शायद एक भी ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसको मीर तक की मीर और मीर दर्द का एक भी शेर आता हो, लेकिन आम से मेजॉरिटी ऐसे होंगे जिनको गालिब के शेर आज भी आते होंगे। जैसे आप फैज अहमद फैज को पढ़ें, नासिर काज़मी पढ़ें, इल्लामा इकबाल को पढ़ें, आपको ऐसे ही फील देगा कि ये कल लिखे गए हैं। इंग्लिश लिटरेचर की मैं अगर बात करूं तो आप शेक्सपियर, विलियम वर्डवर्थ, टॉलस्टॉय, एस.टी. कॉलरेज, जॉन कीट्स, आप जॉन मिल्टन, ये वो लोग हैं जिनको आप पढ़ें तो आपको ऐसे ही फील होगा कि ये कल की बात है। लेकिन इंग्लिश लिटरेचर के अंदर बहुत से बड़े बड़े राइटर हैं, डॉक्टर जॉनसन है, बहुत से और भी, जिनको आज उस वक्त वो कहते थे ये बहुत बड़े राइटर हैं, आज दुनिया उनको जानती भी नहीं है। क्यों? किसी भी आर्ट के अंदर ना, या इंग्लिश लिटरेचर से जब भी प्रेस आएगी ना, उसके स्कूल ऑफ थॉट्स से आएगी। वी हैव टू स्कूल ऑफ थॉट्स। हम एक को कहते हैं आर्ट फॉर आर्ट सेक, उर्दू में कहते हैं अदब बराए अदब। अदब बराए अदब ये होते हैं कुछ लोग, कुछ राइटर, कुछ पेंटर्स, कुछ म्यूजिशियंस, वो कहते हैं कि अदब, आर्ट जिसको कहते हैं, वो कहते हैं किसी भी आर्ट का फंक्शन ये होता है कि आर्ट का फंक्शन होता है आर्ट की खिदमत करना। वो कहते हैं जब आप शेर लिखें तो उसकी राइम रिदम बेहतर होना चाहिए, उसका मीटर बेहतर होना चाहिए। वो कहते हैं उसकी स्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए, उसके अंदर मैसेज हो या ना हो, मैसेज की कोई अहमियत नहीं है। लेकिन दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है आर्ट फॉर लाइफ सेक, वो कहते हैं अदब बराए जिंदगी। वो कहते हैं आर्ट का काम, किसी भी आर्ट का काम ये है ही नहीं कि आर्ट की खिदमत करना। उनका काम है लाइफ के अंदर इश्यूज को आइडेंटिफाई करके उनको डिस्कस करना, ताकि मुआशरे की इस्लाह हो सके उससे। और ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी भी किसी भी ये रूल्स को फॉलो ही नहीं करते। शेक्सपियर ने अपने वक्त के किसी भी रूल को फॉलो नहीं किया था। आप शेक्सपियर की राइटिंग देखें, उसका एक वर्स जो होगी वो 2 वर्ड्स पे होगी, अगली वर्स उसकी 10 वर्ड्स पे होगी। राइम रिदम ख्याल ही नहीं रखता था, ना इल्लामा इकबाल रखते थे। तो डियर फ्रेंड, सीएसएस में जब भी प्रेस ही आएगी इन्हीं 2 कंसेप्ट्स पे आएगी। ये टॉलस्टॉय ये कहता है, शेक्सपियर ये कहता है। इसी तरीके से अगर आईआर की बात मैं देखूं, सपोज मैं एक जुमला पढ़ूं, मैं कहूंगा एवरी कन्फ्लिक्ट इन दिस वर्ल्ड इज ड्यू टू द ह्यूमन ग्रीड। मुझे बताया मैं किस स्कूल ऑफ थॉट की बात कर रहा हूं? मुझे कोई बताएगा? अरूज आप बताएं, आपका ये मुबशिर बताएं। जी मैं रियलिज्म की बात कर रहा हूं। आपको कैसे पता है मुबशिर मैं रियलिज्म की बात कर रहा था? सर मैंने ये स्कूल ऑफ थॉट्स पढ़े हुए हैं। ये इन्होंने स्कूल ऑफ, अच्छा आप में से बाकी जितने भी बच्चे होंगे ना,
वो इसको बार बार पढ़ेंगे, उन्हें इनसे मीनिंग डिड्यूस करने में टाइम लगेगा। तो मैं आप तमाम लोगों से एडवाइस करूंगा कि आज आपने एक काम करना है कि आपने ये 5-6 सब्जेक्ट जो है ना, इनके सिर्फ स्कूल ऑफ थॉट्स पढ़ लेंगे। इंग्लिश लिटरेचर मैंने बता चुके हैं, और जब भी प्रेसी आएगी इन स्कूल ऑफ थॉट्स पे, आप IR पे आएगी तो वो कन्फ्लिक्ट की बात करेगा, वो ह्यूमन ग्रीड की बात करेगा, वो तो रियलिज्म की बात कर रहा है। तो आप तमाम बच्चों ने इनके स्कूल ऑफ थॉट्स को पढ़ना है। जो IR का बच्चा, जिसका IR का सब्जेक्ट है, वो IR के 2 पेजर बना दो कि ये स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, और इस स्कूल ऑफ थॉट का सिर्फ कंसेप्ट लिख दो, ये कंसेप्ट है। जब आपको स्कूल ऑफ थॉट का पता होगा और IR से जब भी प्रेसी आएगी तो आप विद नो टाइम उसके मीनिंग को डिड्यूस कर लोगे, आपको पता चल जाएगा इसका ये मतलब है। ये 6 सब्जेक्ट मैंने बताए हैं। उसके बाद डियर फ्रेंड, आपको इंग्लिश ग्रामर आनी चाहिए, और इंग्लिश ग्रामर के अंदर आपको पंक्चुएशन आनी चाहिए। देखो ना डियर फ्रेंड, पंक्चुएशन जब भी आपको पता है कॉलन आती है 2 डॉट्स, तो कॉलन बेसिकली फॉर एग्जांपल को रिप्लेस करती है, तो कॉलन के बाद वाली वैसे भी आपने सारी चीजें निकाल देनी होती हैं। कोई चीज पेयर ऑफ कॉमास के अंदर आ जाए, पेयर ऑफ ब्रैकेट्स के अंदर आ जाए, वो चीज भी आपने निकाल देनी होती है। तो आपको इंग्लिश ग्रामर आनी चाहिए, और इंग्लिश ग्रामर में आपको पंक्चुएशन आनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है बिकॉज लिखेंगे तो काउंट होगा, और सेमीकोलन लिखेंगे तो वो काउंट नहीं होगा। अब आते हैं डियर फ्रेंड, ये तो मैंने आपको कंप्रीहेंशन बताई है। मैं तमाम लोगों को एडवाइस करूंगा कि ये जो मैंने स्कूल ऑफ थॉट्स बताए हैं, आप थोड़ा सा इस पे काम करो। और दूसरा आपने डियर फ्रेंड एक और काम करना है, और डियर फ्रेंड वो आपका काम ये है कि आपने, ये एक किताब है बर्नार्ड रसल्स की, कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस। हर दूसरे तीसरे साल इसी किताब से प्रेसी आ जाती है, हर दूसरे साल। आपने क्या करना है, इस किताब की समरी पढ़नी है आपने। ये किताब इंटरनेट से डाउनलोड कर लो, वैसे 2-3 पैराग्राफ इसके पढ़ लो, ताकि आपको, या 2-3 पेज पढ़ लो इस किताब के, आपको पता चल जाएगा कि इस किताब का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है। और दूसरा, इसकी समरी पढ़ लो। जब इसकी समरी पढ़ लेंगे तो आपको पता होगा कि इस किताब के अंदर क्या क्या चीजें हैं, और जब इससे वो पैसेज उठाएगा तो ऑलरेडी, क्योंकि आपने समरी पढ़ी हुई है, तो इसको जो जिसको कहते हैं ना ब्रेक करना, डी कोड करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और दूसरा आपने क्या काम करना है, कभी कभार डियर फ्रेंड ये हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर जो है, अक्सर इस हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर से भी प्रेसी आ जाती है। आपने इस हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर पे थोड़ा सा काम करना है। इसकी जितनी भी प्रेसीज हैं उन सारों को आपने सॉल्व करना है। मैंने बताया इस किताब के अंदर की के अंदर एक इशू है कि उसने ना फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर उसने समरी राइटिंग की हुई है, लेकिन उसने लफ्जों को चेंज किया हुआ है, अपने लफ्जों के साथ सेंटेंसेस को भी चेंज करना है। इसके बाद आता है माय डियर फ्रेंड, जब आपने चीजों की कंप्रीहेंशन कर ली है तो उसके बाद आपने जो दूसरा काम करना है ना, वो आपने डियर फ्रेंड कंपोजिशन करनी है। वो जो स्टेप 3 में जो कुछ बच गया है ना, आप उन तमाम चीजों को अपने अपने अल्फाज में लिखने हैं। और उसके लिए सबसे पहली जो चीज है डियर फ्रेंड, पैराफ्रेज द ओरिजिनल टेक्स्ट। जो ओरिजिनल टेक्स्ट है आप उसको पैराफ्रेज करो। पैराफ्रेज का मतलब ये है कि डियर फ्रेंड आप उसको अपने अल्फाज में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। डियर फ्रेंड आप अपने अल्फाज में चीजों को उस वक्त कर सकते हैं व्हेन यू हैव गुड वोकैबुलरी। और दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके पास बहुत अच्छी वोकैबुलरी होनी चाहिए। आपके पास उर्दू की भी अच्छी वोकैबुलरी होनी चाहिए, और आपके पास इंग्लिश की भी बहुत अच्छी वोकैबुलरी होनी चाहिए। इसके साथ साथ यू मस्ट बी वेरी गुड इन सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, आपका ठीक होना चाहिए। यूज ऑफ आर्टिकल आपको आना चाहिए। आप जब कुछ लिखें तो उसके अंदर किसी भी किस्म की गलती नहीं होनी चाहिए। क्रिएटिव राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग यही होती है कि अपने अल्फाज में, और एंड पे यू मस्ट यूज द ब्यूटीफुल सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स होनी चाहिए, कि आपको बहुत खूबसूरत अल्फाज का चुनाव होना चाहिए। अब आते हैं ब्रेविटी। जैसे ब्रेविटी पे मैं बाद में आता हूं, चंद यहां पे मैं एक मिनट पहले मैं ब्रेविटी पे आ जाता हूं कि मैंने का लिखा है कि एलिमिनेट ऑल एडजेक्टिव एडवर्ब एग्जांपल्स। आप तमाम के तमाम एडजेक्टिव, आप तमाम के तमाम एडवर्ब्स, आप तमाम के तमाम एग्जांपल्स में उनको डिलीट करो। लीव ऑल द इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स, जितने भी इंट्रोडक्टरी मीन कि किसी चीज की इलस्ट्रेशन है,
कोई एक्सप्लेनेशन की गई है, कोई एग्जांपल दी गई है, कोई सपोर्टिंग आइडियाज दिए गए हैं, किसी लफ्ज को रिपीट किया गया है, किसी कंसेप्ट को रिपीट किया गया है, कोई चीज कोटेशन मार्क्स के अंदर उन तमाम को डिलीट कर दो। वन वर्ड, कभी कभार आपको पता होता है डियर, कभी कभार ये होता है कि छह चीजों के लिए मैं एक लफ्ज हम लिख सकते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन शुड बी फुली अप्लाइड। कैसे? यहां पे ये एक पैसेज आप पढ़ें, देखो ना, मैंने लिखा पॉवर्टी इज अ सोशल इवल in Pakistan which has many causes like illiteracy, bad governance, corruption, nepotism, lack of accountability and poor performance of the sector. मैं इन तमाम लफ्जों की जगह एक लफ्ज लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ it has many causes. Furthermore, it lead to the many socio-economic problems, poor economic growth, violence against state actors, insurgency, interference of the foreign powers, trade gap and budget deficit. और इन तमाम लफ्जों की मैं एक वर्ड से रिप्लेस कर सकता हूँ और वो होगा कि it has many repercussions. तो डियर फ्रेंड, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है इसको अप्लाई करें, और unless a conjunction is absolutely necessary, जब तक आपकी कंजंक्शन लाजिम नहीं है आपके लिए, फॉर एग्जाम्पल बिकॉज हो गया, तो उस बिकॉज को यू कैन रिप्लेस दिस बिकॉज विद सेमीकोलन। आपका सेमीकोलन जो है आप उसके साथ इसको रिप्लेस कर सकते हैं। Unless a conjunction is absolutely necessary, it may be replaced with semicolon. And any statement, अगर किसी स्टेटमेंट को उसने रिपीट किया है, और खास तौर पे कंक्लूजन जो होता है वो हमेशा इंट्रोडक्शन की रिप्रोडक्शन होता है, तो आप उसको डिलीट कर दो। तो ये होगा वन वर्ड्स। आप DSM चंद एक सजेशन में दूंगा, जरा तवज्जो से आपने सजेशंस पे वन बाय वन तमाम के तमाम सजेशन पे आपने अमल करना है। पहली सजेशन ये है, मैंने कहा कि 95% चांसेस तो ये होंगे कि आपका सेंटेंस टॉपिक सेंटेंस से प्रेसी शुरू होगी, कभी कभार टॉपिक सेंटेंस से नहीं भी शुरू होगी। उस सूरत में आपने क्या करना है, जब आपने प्रेसी लिखनी है, योर प्रेसी मस्ट स्टार्ट विद द टॉपिक सेंटेंस। मैंने कहा योर प्रेसी शुड ओपन विद अ क्लियर स्टेटमेंट। इसका मतलब यह है कि आपकी प्रेसी हर सूरत में टॉपिक सेंटेंस से शुरू होनी चाहिए। A pressy should not rule exceed from the 1/3 of the original. असूल ये है कि आपकी प्रेसी कभी भी 1/3 से एक्सीड नहीं करेगी। लेकिन यहां पे एक चीज याद कर लें, जैसे डायलॉग जब भी आता है पेपर के अंदर, तो डायलॉग की 1/3 नहीं होती, डायलॉग की हमेशा 1/4 प्रेसी होती है। डायलॉग की कभी भी 1/3 नहीं होती, डायलॉग की हमेशा 1/4 होती है। और लिखा हुआ होगा कि मेक द 1/4 ऑफ द प्रेसी, बट लेकिन आगे मैंने वजाहत कर दी है, मैंने कहा कि ये 1/3 का कोई आपका एग्जामिनर लफ्ज़ों को काउंट भी नहीं करता, बट क्लियरिटी शुड ऑन नो अकाउंट बी सैक्रिफाइस फॉर ब्रेविटी। आपकी ये क्लियरिटी जो है ये किसी भी सूरत में ये मिस नहीं होनी चाहिए। आपको 2-4 अल्फाज ज्यादा हो जाएं, कम हो जाएं, मैटर नहीं करता। रूल के आइडिया से रूल ये करता है कि एवरी 100 वर्ड्स के लिए, सपोज 100 वर्ड्स की प्रेसी है ना, तो आपको 2 वर्ड्स की ऑप्शन है, ये 98 भी हो सकते हैं, वहां 102 भी हो सकते हैं। अगर ये सेट आपके 200 की प्रेसी बन रही है, तो ये 196 भी हो सकते हैं, ये 204 भी हो सकते हैं। अगर आपके 300 की प्रेसी बन सकती है, तो ये 6 वर्ड की ऑप्शन आपके पास मौजूद होती है, मैक्सिमम 6 वर्ड की ऑप्शन आपके पास मौजूद होती है। जैसे नेक्स्ट रूल ये है कि प्रेसी शुड बी रिटन इन योर ओन वर्ड्स। प्रेसी हमेशा आपके अपने अल्फाज में लिखी जाती है, और अपने अल्फाज का ये मतलब नहीं है कि आप 2-4 अल्फाज को चेंज करोगे। अपने अल्फाज का मतलब ये है कि आप उसकी पैराफ्रेजिंग करोगे। ये नहीं होना चाहिए कि एक जुमला वहां से लें, एक जुमला वहां से लें, उनको मिला के प्रेसी बनवा लें। जैसे ना, प्रेसी शुड ऑलवेज बी रिटन इन योर ओन वर्ड्स एंड इट शुड नॉट बी द पैचवर्क। पैचवर्क कहते हैं खिचड़ी को, आपने पैराफ्रेज करनी है। अच्छा, जैसे ये बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं हर सेंटेंस का 1/3। आप हर सेंटेंस का 1/3 उस वक्त बना सकते हैं जब कंपाउंड सेंटेंसेस हों। आपने प्रेसी को एज अ होल देखना होता है। The student should not think that he is to reduce each sentence or paragraph to 1/3 of its original. The pressy should be looked
upon as a whole. आप जैसे आप जब प्रेसी बनाते हैं ना, आपको बहुत से वर्ड्स बीच में पैराग्राफ निकालने पड़ते हैं, सेंटेंसेस, तो जो निकालेंगे ना वो कह रहा है कि इट मस्ट बी इन फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस एक्सप्रेशन। कंटिन्यूअस एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि आपके तमाम के तमाम सेंटेंसेस एक दूसरे के साथ वेल कनेक्टेड होने चाहिए। योर एवरी सेंटेंस मस्ट बी वेल कनेक्टेड विद ईच अदर। आपका एक एक जुमला दूसरे जुमले से, और उसके लिए आपको क्या यूज करने पड़ेंगे, आप अपनी तरफ से डिस्कोर्स मार्कर यूज करें। मीन कि एक बात दूसरी बात को ऐड कर रही है तो आप फर्दरमोर लिखें। अगर एक बात दूसरी बात को कंट्राडिक्ट कर रही है तो आप लिखें ऑन द अदर हैंड, ऑन द कंट्रेरी। जैसे प्रेसी के अंदर आप अपनी तरफ से, आपको पता है प्रेसी के अंदर बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जिनके साथ मेंटली आप एग्री डिसएग्री करेंगे। तो आपने क्या करना है, डेसेंट आपने इम्पार्शियल होकर लिखना है। आप ना अपनी फीलिंग्स, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये है कि आप किसी भी चीज के अंदर जब आप लिखेंगे ना, आप अपनी तरफ से चीजें नहीं ऐड करेंगे। आपको वो अच्छी लगे, आपको वो बुरी लगे, आपको वो लिखनी पड़ेगी। और डेसेंट 2016 के सीएसएस के अंदर आपको पता है सिर्फ 202 लोग पास हुए थे, और उनमें से मेजॉरिटी लोग जो थे वो प्रेसी में फेल हुए थे। और 2016 के अंदर सिर्फ वो लोग पास हुए थे जिनकी प्रेसी बहुत ज्यादा अच्छी थी। जिन लोगों की प्रेसी नहीं अच्छी थी उनमें से एक भी स्टूडेंट सीएसएस के अंदर पास नहीं हुआ था। मेडिएशन उसकी रीजन थी, और उसकी रीजन जो बेसिक रीजन थी, उसकी बेसिक रीजन ये थी कि प्रेसी फर्स्ट पर्सन में आई हुई थी। वहां पे लिखा होता आई हैव डिसाइडेड अ विजिट, I have decided to visit a place, और हर बच्चे ने लिखा था I have decided। My dear friend, क्या आपने डिसाइड किया? आपने तो डिसाइड नहीं किया। वो कहता है जब भी प्रेसी फर्स्ट पर्सन में लिखी जाए ना, इसको थर्ड पर्सन में लिखो। कि अगर फर्स्ट पर्सन में है ना, उसको थर्ड पर्सन में लिखो। अगर लिखो ना I have decided, आप पता है उसको प्रेसी क्या बनाए? आप लिखें the writer has decided, the author has decided। प्रेसी हमेशा फर्स्ट पर्सन को थर्ड पर्सन में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि आप तो राइटर नहीं है ना। इसके बाद ये एक और बहुत बड़ा मसला जो है, स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि प्रेसी हमेशा पास में लिखी जाती है, और ये बहुत सी किताबों के अंदर भी गलत लिखी गई है। मुझे बताएं, एक पैसेज है कि द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका विल लॉन्च अ न्यू सैटेलाइट इन द नेक्स्ट ईयर। तो आप इसको क्या लिखेंगे? The United States of America launched a new satellite in the next year, मीनिंग ही गलत हो जाएंगे। My dear friend, प्रेस ये 100% आपने इसका ख्याल रखना है। फेलियर की रीजन ही ये है कि आपने टेंस का ख्याल, आप हमेशा जुमला होता है हम लाहौर जाएंगे, और आप प्रेसी बना के आ जाते हैं हम लाहौर गए थे। देखो यूजुअली तो ये होता है कि पूरे का पूरा पैसेज का एक ही टेंस होता है, लेकिन कभी कभार ये होता है कि कुछ जुमले एक टेंस में होते हैं, कुछ जुमले एक टेंस में होते हैं। तो आपने जब एक जुमले की प्रेसी बनानी है तो आप जो ओरिजिनल टेंस है आप उसको फॉलो करोगे। प्रेजेंट में लिखा हुआ है जुमला, प्रेजेंट में लिखोगे। पास में लिखा हुआ है तो आप पास में लिखोगे। जैसे एंड में आपने जब स्टेप नंबर 3 पे जाना है, एक दफा आपने दोबारा उसको रिवाइज करना है कि एवरी प्रेसी शुड रिसीव अ थॉरो रिवीजन, इट शुड बी केयरफुली कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल। आप बार बार आप उसको ओरिजिनल के साथ मैच करोगे, और आप देखोगे कि कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो आपसे रह गई है। और डायलॉग जो है ना, मैंने आपको बता दिया है कि डायलॉग की प्रेसी जो होती है वो 1/4 में लिखी जाती है, और डायलॉग की प्रेसी जो है ना वो डायलॉग में भी नहीं लिखी जाती। डायलॉग की हमेशा प्रेसी जो होती है ना वो पैराग्राफ फॉर्म में लिखी जाती है। आया नहीं है आज तक सीएसएस के एग्जाम में, आ जाए तो आपने पैनिक नहीं करना, ठीक है। एक तो उसका 1/4 बनता है, और दूसरा उसको आप कंटिन्यूस पैराग्राफ में लिखेंगे। हम इसकी भी एग्जांपल एक प्रैक्टिस करेंगे। अभी मैं टाइटल को छोड़ रहा हूं, टाइटल कैसे देना है। हम सबसे पहले ये पैसेज आप पढ़ें, ये 65 वर्ड्स का पैसेज है। मैंने नीचे इसकी प्रेसी भी बना ली है 20 वर्ड्स की। आप इसको गौर से पढ़ें, आप बताएं, प्रेसी को पढ़ के बताएं कि क्या वो ओरिजिनल पैसेज को 100% रिफ्लेक्ट कर रही है, क्या ये प्रेसी सही है या गलत है। रीड दिस केयरफुली। उसके बाद हैंड रेज करेंगे, मैं बारी बारी आपके कमेंट्स लूंगा। इसलिए
जी मोहतर, आप मुझे बताएं इस प्रेसी में क्या। अच्छा डियर स्टूडेंट, अब आप जिसने प्रेसी पढ़ ली है अब हैंड रेस करें तो मुझे बताएं। जी राना वकार, आप बताएं ये आप क्या समझते हैं, ये प्रेसी सही बनी हुई है गलत बनी हुई है? राना वकार, राना वकार मैं सुन रहा हूँ। जी ऐशा आप बताएं, आप क्या कहती हैं ऐशा इसके मतलब? सर इसमें जो इम्पैक्ट्स हैं पॉवर्टी के वो मेंशन नहीं किया हुआ, मतलब जो प्रेसी की है सिर्फ आप कह कॉजेस रही को हैं मेंशन किया जी, है। लेकिन लेंथ तो पूरी है अपना, लेंथ इसकी पूरी नहीं है ऐशा, लेकिन लेंथ तो 1/3 आइडियाज नहीं। तो मतलब वो मिसिंग है ना, एक ही आइडिया मेंशन है। देखिए मैडम, मैं यही आपको बेसिकली बताना चाह रहा था, प्रेस ही सिर्फ इस चीज पे बेस ही नहीं करती है कि जी आपने 1/3 बहुत अच्छा बना लिया। दिस इज वन रिक्वायरमेंट। उस 1/3 के अंदर पूरी की पूरी प्रेसी जो है, आपकी जो प्रेसी आपने लिखी है उसको समराइज करना जरूरी है। अगर रिसेंट उस प्रेसी के अंदर आपने अपना मैसेज दिया ही नहीं है, मीन कि उसको 1/3 आप बचा बना ही नहीं सके, तो फिर तो आपके नंबर नहीं आएंगे ना जी। अच्छा, अब इस प्रेसी के अंदर अगर इस प्रेसी को हम गौर से पढ़ें तो डियर फ्रेंड इसके अंदर दो चीजें थी। एक, इसके अंदर सेंट्रल आइडिया ये था कि पॉवर्टी इज अ सोशल इवल, उसके बाद इसकी काजेस थी और उसके बाद इसके कंसीक्वेंसेस थे। अब मैं अगर इसको गौर से पढ़ूं तो मैंने तो सिर्फ काजेस की बात की और मैंने कुछ काजेस ऐसी भी डाल दी हैं जो कि पैसेज के अंदर जिनका जिक्र ही नहीं था, कुछ काजेस छोड़ दिए, वहां पे पुअर एडमिनिस्ट्रेशन का तो जिक्र ही नहीं है। अब ये इसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग जब करेंगे ना तो ये बनेगी कि लाइक के बाद वाले सारे काजेस सारे कंसिक्वेंसेस खत्म करूंगा, और ये इसके रियल प्रेसी बनेगी कि पेनी सोशल इकोनॉमिक इश्यूज being poverty, which is key issue in Pakistan, it impacts a society in different ways as well. अब देखें ना, ये हमारी रियल प्रेसी बनी है इसकी। अब क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, अभी हम टाइटल में छोड़ रहा हूं, मैं एक बिल्कुल क्लास 6 से आई हैव टेकन दिस पैसेज फ्रॉम क्लास 6। दिस इज कंसिस्टेड ऑफ 95 वर्ड्स। आप सारे के सारे स्टेप्स जो इसको सबसे पहले पेज पे लिखेंगे, फिर इसके सारे के सारे स्टेप करेंगे और इसकी फाइनल प्रेसी बना के आप मुझे ईमेल करेंगे, मैं उसको चेक करके आपको वापस भेज दूंगा। और इस असाइनमेंट के लिए यू हैव 35 मिनट्स, लेकिन अगेन मुझे सिर्फ फाइनल वर्जन भेजना है, लेकिन आपको इसके तमाम के तमाम स्टेप्स जो हैं वो सारे के सारे आपने इसके स्टेप्स करने हैं। फिर भी अगर किसी का क्वेश्चन है तो यू आर मोस्ट वेलकम। अगर कोई क्वेश्चन है तो पहले क्वेश्चन कर लें, देन हम, या पहले हम इस प्रेसी को कर लेते हैं, क्वेश्चन आंसर मैं कल आपके कर लूंगा। लेकिन अगेन मेरी एडवाइस आपको यह है कि इसके सारे के सारे स्टेप्स आपने जरूर करने हैं। पहले इसको लिखें, देन फर्स्ट स्टेप करें, स्टेप 2 करें, स्टेप 3 करें, इसकी पैराफ्रेजिंग करें और फाइनल वर्जन इस प्रेसी का बना के आप हमारा जो ईमेल एड्रेस है उस पर भेज देंगे। मैं चेक करूंगा, कल की क्लास से पहले मैं भेज दूंगा। और आगे हमने डियर इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी है। दिस इज द प्रैक्टिस दैट विल इंशाल्लाह मेक यू परफेक्ट। ये प्रैक्टिस ही आपको परफेक्शन की तरफ लेके जाएगी। हम क्लास अब इधर ही एंड करते हैं। अब सिंपल आपने इसको सोल्यूशन सॉल्व करना है और मुझे ईमेल भेजनी है। आपके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे उनके जवाब मैं कल के लेक्चर के स्टार्ट में दूंगा।